Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional GS and Current Affairs at Synopsis. आज हम अपने जून 2021 का जो पूरा कंपाइलेशन है, जिसमें हम लोग 1 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं. ये हमारे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स का ही पार्ट है ऑब्वियसली. एंड इसके पहले के जो बैकलॉग हैं, चाहे वो अप्रैल का हो या मई का हो, उसका भी कंपाइलेशन आपके पास जल्दी आएगा. एंड करंट मंथ विच इज गोइंग ऑन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, आपकी यूपीएससी एग्जाम से 15 दिन पहले सारे के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को वीडियो और पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे. सो ये जो करंट अफेयर है, हम लोग इसको टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग पॉलिटी पे आते हैं. द फर्स्ट न्यूज इज एम्प्लॉइंग रिटायर्ड ऑफिशियल. बेसिकली न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो सीवीसी है, दैट इज विजिलेंस कमीशन, उसने बेसिकली ये कहा है कि अगर आपको किसी भी रिटायर्ड ऑफिशियल को दोबारा एम्प्लॉय बनाना है तो उसके लिए विजिलेंस क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी बेसिस दोनों पर हो सकता है. इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है. अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज का रिटायर्ड ऑफिसर, वो ग्रुप ए का हो या फिर उसके इक्विवेलेंट का हो, तो अगर उसको आपको दोबारा एम्प्लॉयमेंट में एंट्री करवानी है तो क्लियरेंस ज़रूरी है यहाँ पर. और जो क्लियरेंस यहाँ पर आएगा वो एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय ने रिटायर होने से पहले एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यहाँ पर क्लियरेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक सिचुएशन, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय है और उसे बिना विजिलेंस क्लियर के अगर दोबारा एम्प्लॉयमेंट में एंट्री दे दी गई है तो एम्प्लॉय पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है उसे सारे के सारे कंसिक्वेंसेस और एक्शन यहां पर झेलने पड़ेंगे, बिकॉज दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बेसिकली गेट द कंप्लीट क्लियरेंस. नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूज़ पे, दैट इज सिटीजन्स चार्टर. किसी भी सिटीजन की जो पब्लिक सर्विसेज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक रिस्पॉन्स है सिटीजन्स चार्टर. इसे सबसे पहली बार 1991 में यूनाइटेड किंगडम में स्टैब्लिश किया गया था. और ये जो सिटीजन चार्टर है, ये सर्विस प्रोवाइडर और उसके यूजर्स के बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करती है. सिटीजन चार्टर मूवमेंट जो है उसे ओरिजिनली 6 प्रिंसिपल्स के साथ बनाया गया था, दैट इज क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, या फिर जिसे हम लोग मॉडल पंचायत सिटीजन फ्रेमवर्क कहते हैं, वो यहाँ पर रिलीज किया गया था और 29 सेक्टर्स में इसे रिलीज किया गया था, जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कनेक्टेड होता है. और ये जो आपका मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है, उसे पंचायती राज मिनिस्ट्री ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने मिलकर तैयार किया है. 2 और न्यूज है. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड सेडिशन, ये ऑलरेडी पिछले महीने के द हिंदू के कंपाइलेशन में कवर हो चुके हैं. अगर आप पिछले महीने का द हिंदू देखते हैं, दैट इज दिसंबर, जैन, फेब और मार्च का, तो ये दोनों टॉपिक आपको उसमें एक एक दो बार मिलेंगे. सो देयर इज नो नीड टू रिपीट द टॉपिक दिस अगेन, राइट, बिकॉज ये टॉपिक अब करंट अफेयर्स नहीं रहे, ये टॉपिक अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज बन चुके हैं. हर दूसरे तीसरे महीने आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, सीसीआई. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसे कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर इसको इंप्लीमेंट किया गया था. जो अपॉइंटमेंट होता है इसके चेयरमैन और मेंबर्स का, वो इंडियन गवर्नमेंट ही करती है. मेजर जो फंक्शंस होते हैं इसके, वो ये होते हैं कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज के बीच में जब कंपटीशन होता है तो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं. तो उस अनहेल्दी कंपटीशंस को एलिमिनेट करना इसका सबसे बड़ा काम होता है. प्लस जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए और इंडियन मार्केट्स में ट्रेड की फ्रीडम भी अच्छे से होनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सीसीआई. अब ये जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है, उसको राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंप्लीमेंट किया गया था. एंड ये कंपटीशन कमीशन एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है. इस 2002 के एक्ट ने, इंडिया में एक और एक्ट चल रहा था 1969 का, जिसे हम लोग मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं, एमआरटीपी एक्ट. सो इस 2002 के एक्ट ने इस 1969 के एक्ट को रिप्लेस किया हुआ है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि 2002 का एक्ट जो है उसको बाद में 2007 में फिर से अमेंड कर दिया गया था. वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं उस पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए. न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने गूगल को अनहेल्दी कंपटीशन के लिए या फिर मार्केट में मोनोपोली स्टैब्लिश करने के अगेंस्ट एक्शन लिया है और ये कहा है कि गूगल जो
स्मार्ट टीवी डिवाइसेस ऑपरेट करता है इंडिया में, उन स्मार्ट टीवी डिवाइसेस में गूगल की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, पहले से ही उसमें होती है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो दूसरे स्मार्ट टीवी डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कंटेक्स्ट में ये काफ़ी अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है कि गूगल जो है वो स्मार्ट टीवी ला रहा है और उन स्मार्ट टीवीज़ में ऑलरेडी जो है गूगल की एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं। तो ये कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 4 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के अगेंस्ट जाता ही है, और सेक्शन 4 हमें डायरेक्टली बताता है दैट इट इज रिलेटेड टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो बेसिकली गूगल डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, कंपटीशन कमीशन इंडिया ने उसको हटाने की कोशिश की। वेरी सिंपल। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग DCGI के नाम से जानते हैं, ये जो DCGI है ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ये जो DCGI है ये ब्लड टू ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर जो इंडिया में वैक्सीन्स का काम होता है उसका कैटेगराइजेशन किस तरीके से होना चाहिए और लाइसेंस किस तरीके से अप्रूव होना चाहिए, ये मेजर काम होता है DCGI का। इसके अलावा इंडिया में जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जो बिकते हैं मार्केट में या फिर जो इंपोर्ट होते हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी DCGI की ही रहती है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि DCGI ने जो सिप्ला कंपनी है उसको इस बात के लिए परमिशन दे दी है कि आप मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। और ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है ये बेसिकली US की वैक्सीन है जिसे US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज ने मिलकर बनाया है, और इस मॉडर्ना कोविड वैक्सीन को हम लोग PINN के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके यू कैन रीड दिस इमेज। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज गवर्नेंस। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज मॉडल टेनेंसी एक्ट MTA। टेनेंसी का मतलब आपको पता है, जो बेसिकली किराए का मकान होता है उसको हम लोग टेनेंसी कहते हैं और जो किराएदार होता है उसको टेनेंट कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो नया टेनेंसी एक्ट है उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें यूनियन कैबिनेट ने ये कहा है कि जितनी भी टेनेंसीज का काम हो रहा है वो रिटर्न अग्रीमेंट के अंदर होगा, और ये जो रिटर्न अग्रीमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट किया जाएगा। और इस अग्रीमेंट में जो लैंडलॉर्ड है दैट मीन्स मकान मालिक और टेनेंट दैट मीन्स किराएदार, दोनों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। प्लस एक और चीज इसमें ऐड की गई है कि कोई भी लैंडलॉर्ड जो है ऐसे प्रेमाइसेस में किसी भी तरीके के एसेंशियल सप्लाई को विथहोल्ड नहीं कर सकता जो प्रेमाइसेस टेनेंट के अंडर आता हो, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको बेसिकली दिया जा रहा है पैसा। ठीक है, अब मान लीजिए टेनेंसी का अग्रीमेंट बनाया और अगर उसको टेनेंसी को रिन्यू नहीं किया गया और बाद में अगर उसको रिन्यू करना है तो वो मंथ टू मंथ बेसिस में रिन्यू होगा, मतलब एक एक महीने के बाद रिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहला जो ओरिजिनल अग्रीमेंट है वो 11 महीने का बना है, अब उसके बाद अगर उसको रिन्यू नहीं किया गया लेकिन फिर दोबारा गैप के बाद अगर आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो एक एक मंथ के लिए वो रिन्यू होगा और मैक्सिमम पीरियड इसका कितना रहेगा, 6 मंथ्स का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है उसे हम लोग इंडेमनिटी कहते हैं। अगर आपने कभी भी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो तो आपने इंडेमनिटी के बारे में सुना होगा कि अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले के पैसे को नुकसान हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, तो जो कंपनी है वो उसको पैसे देती है, कंपनसेशन देती है। इंडिया के केस में क्या है कि गवर्नमेंट ने फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को ये बोला है कि हम आपको इंडेमनिटी देंगे, मतलब आप अपनी वैक्सीन इंडिया में लेके आओ, हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीन प्रोवाइड करो, और मान लो अगर हमारे किसी सिटीजन को उस वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं तो जो सिटीजन है जिसको साइड इफेक्ट हुए वो तो पैसे मांगेगा, कंपनसेशन की डिमांड करेगा, तो वो जो कंपनसेशन है वो वैक्सीन मेकर नहीं देंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आ सकती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। इससे रिलेटेड एक और टर्म है ब्रिजिंग ट्रायल। ये लोकल क्लिनिक्स में ट्रायल होता है कि जो फॉरेन वैक्सीन आई है इंडिया में पूरी पॉपुलेशन को एक साथ न लगाया जाए, कुछ लोगों पे पहले ट्रायल किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरीके के साइड इफेक्ट्स उनको हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स में पायलट प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसी तरीके से ये ब्रिजिंग ट्रायल्स भी होते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो फाइजर और मॉडर्ना है, इंडिया ने इन फॉरेन वैक्सीन्स को इंडेमनिटी दी है, एंड देन जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का उसने भी बोला है कि गवर्नमेंट से कि हमें भी इंडेमनिटी चाहिए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का ये भी द हिंदू में कवर हो चुका है, अगेन ये कंटेम्प्रेरी इशू में आता है तो आप उसको जाकर वहाँ पर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज TET। TET क्या है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर किसी भी पर्सन को
गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का टीचर बनना है, उसको एज अ टीचर अपॉइंट होना है गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। हर एक अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको बनाती हैं और आर्टिकल 21A जो है वो इसको फुलफिल करने के काम आता है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो टीईटी की वैलिडिटी है वो 7 साल से बढ़ा के फॉर होल लाइफ कर दी है। पहले ऐसा था कि अगर आपने टीईटी एक बार क्लियर कर लिया तो फिर आप टीचर बन जाते थे, लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी रहती थी, 7 साल रहती थी, फिर से आपको एग्जाम क्लियर करनी पड़ती थी, फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लेकिन अब अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो बस आप जिंदगी भर के लिए टीचर बन गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवैन स्कीम। ठीक है, ये 2 स्कीम्स हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपने स्टेट्स में। प्राणवायु देवता स्कीम क्या है कि जितने भी ऐसे पेड़ हैं हरियाणा में, ट्रीज हैं जो 75 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं, तो बेसिकली उनका सम्मान किया जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी लोकल लोगों को कि आपको अब इस पेड़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा उस पेड़ का ख्याल रखने में सीधी सी बात है कि पैसे भी लगते हैं, तो हर साल पेंशन भी दी जाएगी पेंशन फंड से उस पेड़ के लिए। फेयर इनफ। तो जिस तरीके से ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम है हरियाणा की, उसी तरीके से ये पेंशन स्कीम अब पेड़ों के लिए है कि इन पेड़ों को जिंदा रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको जिंदा रखा जाए। एक और है हरियाणा की ऑक्सीजन फॉरेस्ट या ऑक्सीवैन जिसे हम लोग कहते हैं। हरियाणा में जो 8 लाख हेक्टेयर लैंड है उसका जो 10% है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। बीड बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स महाराष्ट्र का। गोपीनाथ मुंडे का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता थे, ही इज नो मोर नाउ, बट उन्होंने बीड के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया था एक टाइम पे। तो ये जो बीड मॉडल है क्रॉप इंश्योरेंस वाला, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। प्रॉब्लम क्या है बीड में कि यहाँ पर ना हमेशा एक्सट्रीम वेदर होता है, या तो एकदम ही सूखा पड़ जाएगा या तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाएगी, और दोनों सिचुएशन में जो फसल है वो खराब हो जाती है। और जब जब फसल खराब होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ता है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इतना पैसा दे दिया है बीड के फार्मर्स को क्योंकि फसल खराब हो रही है कि जो कंपनीज है वो खुद घाटे में जा चुकी हैं। अब वो जो कंपनीज है वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करना चाहती हैं। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी गाइडलाइंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इंप्लीमेंट करते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला बीड के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अलग थोड़ी गाइडलाइन बनाई है। ये कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को ये कहा कि आप जो है इंश्योरेंस यहाँ पर दीजिए। अगर मान लीजिए जो कंपनसेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी को फार्मर्स को देना है, अगर वो कवर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा अगर नुकसान हो गया तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सिंपली ये कहा कि अगर कवर से ज़्यादा कंपनसेशन आ जाता है तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद देगी। प्लस एक और चीज़ कही कि मान लीजिए अगर नहीं देना पड़ता पैसा वापस कंपनसेशन में और प्रीमियम अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बचे हुए पैसे का 20% खुद रख ले और 80% किसको दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। तो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को एक सिक्योरिटी मिल गई, सेफ्टी मिल गई कि चलो भाई नुकसान हो भी गया तो गवर्नमेंट बैठी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि द हिंदू और पीटी 360 में ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप सोशल इश्यूज पीटी में भी पढ़ सकते हैं और द हिंदू के पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। काफ़ी फेमस न्यूज़ है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें बेसिकली क्या किया, पहले क्या होता था कि जो राशन कार्ड होता था वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का लेबर है, वो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, तो राशन कार्ड से उसको सब्सिडाइज्ड चावल और गेहूं मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए अब उसको काम करने के लिए महाराष्ट्र जाना है तो वो राशन कार्ड उसका बेकार हो जाता था। अब उसको महाराष्ट्र में जाके फिर से नया राशन कार्ड बनाना पड़ता था, नई नई फिर प्रोसेस होती थी और उसकी कई दिन की दिहाड़ी इस चक्कर में घाटे में चली जाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस स्कीम में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही राशन कार्ड रहेगा और पूरे देश के में वही राशन कार्ड जो है वो काम आएगा। आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप देश के किसी भी राशन शॉप में चले जाओ, आपको कम दाम में गेहूं चावल या फिर जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये सारे के सारे बेनिफिशियरीज के लिए तो है ही, लेकिन जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर फोकस करके ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया है। और इसको पूरे देश में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? वेरी सिंपल, आप राशन कार्ड को आधार से
लिंक कर लो। जब आधार कार्ड नया नया आया था तो सारे लोग इस आधार कार्ड की स्कीम का मजाक उड़ाते थे कि आधार कार्ड करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब जब हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम देखते हैं तो अब हमें पता चलता है कि आधार कार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। अगर आधार कार्ड जैसी स्कीम नहीं होती तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। सो बेसिकली कंसेप्ट ये है, कभी कभी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कंसेप्ट पे भी काम करती है। अच्छा, अब इस स्कीम को जो इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी इस स्कीम को अच्छे से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अच्छे से इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट न्यूज़ है पैनल और ऑन नागा इश्यूज। नागा इश्यूज थोड़ा बड़ा है, बैकग्राउंड से हम लोग देखते हैं इसको। नागालैंड में बेसिकली नागा पीस अग्रीमेंट और नागा पॉलिटिकल इश्यूज के लिए एक कमेटी बिठाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इस कमेटी के जो हेड रहेंगे वो नागालैंड के सीएम ही रहेंगे। कुछ मेजर इश्यूज हैं, बैकग्राउंड से देखते हैं। नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी सेटअप किया गया था 1946 में, और नागालैंड ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था 14 अगस्त 1947 को। और फिर बाद में बोला कि ये जो नागालैंड है वो इंडिपेंडेंट नागा स्टेट है, सॉवरेन नागा स्टेट है, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी और नागा फेडरल आर्मी एनएफए इन्होंने ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुए, जो एक तरीके से मिलिटेंसी का ही काम कर रहे थे, यहाँ पर स्टेट को अलग करना चाह रहे थे। लेकिन बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी वहाँ पर भेजी, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में वहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया और ये सारी की सारी जो मिलिटेंसी है उसको वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की। अब जो अग्रीमेंट है वो इस बारे में है कि जो सीज फायर अग्रीमेंट एक हुआ था सेंटर के साथ 1997 में, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। प्लस सेंटर ने जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है वो 2015 में भी साइन किया था कि जो नागालैंड की डिमांड है वो भी हम लोग पूरी करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आज भी आप देखें तो जो नागालैंड के लोग हैं वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, नागा फ्लैग की डिमांड करते हैं। अलग स्टेट का अलग फ्लैग होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टेट बोलेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी डिमांड। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पे। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जो ओल्ड व्हीकल्स होती हैं, उनको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है अपना तो फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल है और वो 15 साल से पुराना है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब उसको रद्दी में डाल दिया जाएगा। और अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है और वो 20 साल पुराना हो चुका है तब भी उसको रद्दी में डाल दिया जाएगा, राइट। और अगर आपको अगेन री रजिस्ट्रेशन कराना है 15 साल से ऊपर के व्हीकल्स के लिए तो आपको टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगी। ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आई एम रियली सॉरी, CCO। ये जो CCO है ये काम बेसिकली क्या करता है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजिंग का काम होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो ये CCO करता है। और ये जो CCO है ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली चीफ लीगल ऑफिसर को सबमिट करता है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला है कि आप एक CCO जो है वो अपॉइंट करो ताकि ट्विटर का जो मिसयूज हो रहा है वो बंद हो सके, लेकिन ट्विटर ने अभी तक ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ पे आते हैं, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दैट इज NPR स्लिप्स वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म वीजा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हैं वो LTV के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और वो NPR एनरोलमेंट स्लिप्स भी इससे उनको मिल सकती है। तो ये LTV से या फिर NPR एनरोलमेंट स्लिप से क्या होगा कि उनको एक प्रूफ मिल जाएगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो इंडिया में रह सकते हैं। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं थोड़ा। जो NPR नंबर है वो बेसिकली एक 10 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी लिस्ट होती है, उसका ही एक पार्ट है, और दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू अप्लाई फॉर एन लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है ये फॉरेनर्स को दिया जाता है जो नॉन इंडियन ओरिजिन के होते हैं, और अगर आपको एक बार ये लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है तो आप इंडिया में लगातार 180 दिन इंडिया में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा के कुछ फ़ायदे भी होते हैं,
जैसे कि हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की, उनको एलटीवी दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी सब ले सकते हैं। और एनपीआर क्या होता है ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो द हिंदू के पुराने वीडियोस देख सकते हैं, दिसंबर टू मार्च में उसमें सारा कुछ कवर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनलैंड वेसल्स बिल 2021। ये जो 2021 का बिल है ये इनलैंड वेसल एक्ट 1917 को रिप्लेस करेगा। ये बेसिकली ये देखता है कि जो इनलैंड वेसल्स होते हैं, वेसल्स का मतलब आप लोगों को पता है, जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उन्हें हम लोग वेसल कहते हैं। इनलैंड वेसल्स यानी जो नदियों में जो जहाज वहाज चलते हैं, ठीक है ना, ओपन ओशन में नहीं जाते, तो उनकी इन इनलैंड वेसल्स की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, रजिस्ट्रेशन है, इसको रेगुलेट करने का काम जो है इस नए वेसल्स बिल 2021 से किया जाएगा। प्लस पहले होता था कि हर एक स्टेट में इनलैंड वेसल्स को लेके अलग अलग रूल होते थे, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि पूरे के पूरे देश के लिए एक ही रूल चलेगा इनलैंड वेसल्स बिल का। प्लस इसमें जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। प्लस एक बार जब ये बिल इंप्लीमेंट हो जाता है तो जब रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वेसल का वो ऑल ओवर कंट्री एक ही बिल के अंडर हो रहा है, तो इसकी डिटेल्स कलेक्ट करना या फिर इसका डाटाबेस बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के पे आते हैं हम लोग, दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है कि आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, प्लीज़ डोंट माइंड दैट, क्योंकि यहाँ पर 1 जून से लेकर 30 जून तक के जो वीडियोस हैं उन सारे के सारे की न्यूज़ कवर करनी है। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, आई गेस इट्स नॉर्मल, बट अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप इस यूट्यूब वीडियो में आप अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करके उसको देख सकते हो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्लाइड्स में मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करिए, पूरी स्लाइड पढ़िए, और पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हो ही जाएंगे, बट इवन देन आई एम एक्सप्लेनिंग द मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये कंपाइलेशन हमें कम ड्यूरेशन में ख़त्म करना है, क्योंकि अगर इसको बिना मतलब खींचते जाएंगे तो फिर वो सिनॉप्सिस का कंटेंट नहीं कहलाएगा, राइट, यू नो व्हाट आई मीन। चलिए, सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे आते हैं हम लोग। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कनेक्टेड है, जो बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और ये जो बोर्ड है और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आता है उसी के अंडर ये आती है। अब ये OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती हैं, जो आर्म्स जो होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो छोटे आर्म्स के इक्विपमेंट होते हैं, उनका रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन करना, टेस्टिंग, मार्केटिंग करना, सारी दुनियादारी की चीज़ें यही करते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने बेसिकली बोला है कि अब हम लोग इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करेंगे। इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं सर, इसका कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसमें कंपटीशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइज हम लोग इस नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस कंडीशन है एम्प्लॉयज़ की वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है, वो वैसी की ही वैसी रहेंगी। तो इसलिए हम लोग इसको स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या हो जाएगा इसको करने से, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी कि हमको जो हथियार चाहिए वो भैया हम खुद ही बना रहे हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रांसफॉर्म होंगी, प्रोडक्टिव हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, स्पेशलाइजेशन इनका बढ़ जाएगा, एक दूसरे में हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021। इसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है। बेसिकली एक हमारे पास पहले से रूल था केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994। अब इसको अमेंड करके हम लोग क्या ला रहे हैं, 2021 वाला। जो केबल टीवी नेटवर्क होते हैं ना, उसको ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है, और सिटीजन्स को जो कंटेंट से रिलेटेड जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस कंटेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम्स के कंप्लेंट को ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या अमेंड किया गया है, सबसे पहली चीज तो ये अमेंड की गई है कि 3 लेवल के रिड्रेसल मैकेनिज्म यहां पर बनाए गए हैं, सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ ब्रॉडकास्टर, एंड ओवरसाइट बाय एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी एट गवर्नमेंट लेवल। इसमें बेसिकली प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि मान लो कोई भी सिटीजन है जो टीवी देख रहा है, जो व्यूअर है, उसको ब्रॉडकास्टिंग के किसी भी चीज से किसी भी तरीके का कंप्लेंट है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो ब्रॉडकास्ट हुआ था उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकता है। मान लीजिए अगर उस कंप्लेंट से उसको रिस्पॉन्स जो है सेटिस्फैक्टरी उसका नहीं होता, तो ये जो कंप्लेंट है वो सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडीज के पास
जा सकती हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। मान लीजिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के डिसीजन से भी अगर जो कंप्लेंट करने वाला बंदा है वो फिर से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो सीधे गवर्नमेंट के पास विद इन 15 डेज दोबारा कंप्लेंट कर सकता है। और ये जो सारी की सारी कंप्लेंट्स हैं ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी इसको हैंडल करेगी। थोड़ा सा और बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं इसका। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का भी था। अगेन ये इसको हम लोग CTN एक्ट ही बोलते हैं। और अगर प्रोग्राम कोड से रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है तो वो इस एक्ट के अंडर आता है। अब प्रोग्राम कोड क्या होता है? केबल टीवी चैनल्स पर क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना जाया चाहिए, इसे हम लोग प्रोग्राम कोड कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें कोई ऑब्सीन मटेरियल नहीं होना चाहिए, डिफेमेटरी नहीं होनी चाहिए और गलत न्यूज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड की हॉलमार्किंग आपको पता है क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग किसी भी कोई प्रीशियस मेटल जैसे सोना हो गया या चांदी हो गया तो उसकी प्योरिटी या फिटनेस की जो गारंटी है वो हॉलमार्किंग लेता है। भाई 24 कैरेट का सोना है या 22 कैरेट का सोना है, वो बेसिकली हमें उसकी हॉलमार्किंग से पता चलता है। अगर हॉलमार्क लगा दैट मीन्स वो प्योर है, बढ़िया मेटल है वो। इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS ऑपरेट करता है सोने और चांदी में हॉलमार्किंग का काम। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला है कि हॉलमार्किंग जो है गोल्ड ज्वेलरी में, ज्वेलरीज में, अब वो फेज वाइज धीरे धीरे मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन इसमें आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज पॉपुलेशन नॉर्म्स इन आसाम। आसाम ने पॉपुलेशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं और ये बोला है कि कोई भी ऐसा कपल जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको बेनिफिट नहीं देगी। नोटेबल पॉइंट ये है कि ये वाला जो पॉपुलेशन नॉर्म है ये टी वर्कर्स या फिर SC STs जो हैं आसाम के, उन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन ये एक तरीके का इकलौता ऐसा कानून नहीं है। आसाम ने इससे पहले पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर रखी है। उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी कपल के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, वो पंचायत या फिर सिविक बॉडीज में इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये जो केरला ये जो प्रोजेक्ट है ये सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो केरला रेलवे डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेल इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि इसमें केरला गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंडियन रेलवे है उसका भी ये जॉइंट वेंचर है। इसमें क्या है कि नदन केरला से लेके सदन केरला तक रेलवे लाइन चलाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो ट्रेवल टाइम है नॉर्थ केरला से साउथ केरला का वो कम हो सके। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो 2021 का बिल है ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करता है। प्रोविजन इसका ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर रिविजनरी पावर्स मिल जाएंगे। रिविजनरी पावर्स का क्या मतलब है? देखिए हमारे यहाँ जो फिल्म्स रिलीज होती है ना उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर रिविजनरी पावर का मतलब ये है कि कोई ऐसी फिल्म जो मान लीजिए 10 साल पहले रिलीज हो चुकी है उसको CBFC से सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उस सर्टिफिकेशन का जो री एग्जामिनेशन है वो फिर से गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा जो पहले सर्टिफिकेट मिलता था फिल्म्स के लिए वो UA या फिर A मिलता था, अब उसको कन्वर्ट करके UA 7+, UA 13+ और UA 16+ कर दिया जाएगा। पायरेसी से रिलेटेड इसमें अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है, बस हाँ लेकिन इतनी तो चीज़ हमको पता ही है कि अगर पायरेसी होती है तो फिर वो पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट फाइन यहाँ पर दोनों भी हो सकता है। एक और चीज़ इसमें चेंज की गई है, CBFC जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी वो 10 साल के लिए होता था, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, परपेचुइटी इसकी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, CKIC के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो ये जो CKIC है ये इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है दैट इज ECEC उसका ये पार्ट है। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला रहेगा और ये जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये बना रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर कहलाता है जहां पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब वहां पर रेलवे भी काम कर रही है, वहां पर रोड भी काम कर रहे हैं, वहां पर इनलैंड वेसल्स भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ यहीं पर हो जाता है। तो इससे क्या इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट भी
बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि अभी कौन कौन से इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट इट। एंड ये रहा आपका बंगाल से तमिलनाडु वाला पूरा प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस ICMED प्लस स्कीम। इस स्कीम को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज QCI ने यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये जो नई वाली स्कीम है ये एक अपग्रेडेड स्कीम है एक पुरानी वाली स्कीम का, जिसको हम लोग सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस इन 2016 के नाम से जानते हैं। तो दिस वन इज द ओल्डर स्कीम, दिस वन न्यू, द मेन हेडिंग इज द न्यू स्कीम, राइट। तो ये पुरानी स्कीम में थोड़ा सा हम लोग एडवांसमेंट ला रहे हैं और ICMED प्लस स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो ICMED 13485 प्लस स्कीम है ये क्या करेगी, जो मेडिकल डिवाइसेस यूज होते हैं इंडिया में उसकी क्वालिटी वेरीफाई करना, सेफ्टी देखना, एफिशिएंट वो डिवाइसेस कितने हैं, ये सब उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS 2014। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, लेकिन जो नोडल एजेंसी है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है, वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अर्बन एरियाज में पावर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्लस जो मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड कंज्यूमर्स है अर्बन एरिया में, वो भी अच्छा होना चाहिए। यूज़ क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है कि जो बिल्ड एनर्जी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। मीटर्ड कंजम्पशन कैसा हो रहा है वो हमें पता चलेगा। IT इनेबल्ड एनर्जी अकाउंटिंग यहाँ पर हो पाएगी और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम सोलन है, वहाँ पर सोलर रूफटॉप इनॉग्रेट किया गया था इसी स्कीम के अंडर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949। इसे जब इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट को, तो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के नाम से किया गया था, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे में ही आते थे, 1960 में वो अलग हुए, ठीक है। इसको बाद में इसका जो रीनेमिंग है किया गया 2011 में, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट। ये क्या करता है, एल्कोहल प्रोहिबिट करता है। हमें पता है कि गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, तो एल्कोहल प्रोहिबिट करता है ये इसी एक्ट के तहत। लीव्स में इसलिए क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया कि भैया हमें शराब नहीं मिल रही, हमें शराब चाहिए। खैर चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में। इसे हम लोग पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस किए गए और फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से इसे लॉन्च किया गया। जो रूरल पुअर होते हैं उनके लिए घर प्रोवाइड इसमें किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली है या फिर कोई कच्चे घर में रह रहे हैं या जिनके पास घर ही नहीं है, जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, या फिर जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिसे हम लोग PTGV के नाम से जानते हैं, या फिर जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, उन सबको यहाँ पर घर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हैं, अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है जिनके पास 50,000 वाला, या फिर अगर कोई घर का मेंबर 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, तो उनको इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि उड़ीसा जो है वो उतने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इसको इम्प्लीमेंट करो और जल्दी जल्दी घर बनाओ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज MSDC 1997। ये एक एडवाइजरी बॉडी है मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसमें बेसिकली ये क्या करती है, ये कि जो मेजर माइनर पोर्ट्स होते हैं, कैप्टिव या प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं, उनका ये डेवलपमेंट कराती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग पोर्ट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो पोर्ट्स जिस स्टेट में आते हैं उसके कंसल्टेशन से ही उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्शन। सबसे पहला है चैलेंज टू पोल रिजल्ट। ममता दीदी ने कैलकाटा हाईकोर्ट में बेसिकली इलेक्शन पिटिशन डाली है कि नंदीग्राम कंस्टिट्यूएंसी जो थी जहां से ममता बनर्जी हार गई थी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट, वहां पे कुछ दिक्कत हुई है। तो इलेक्शन पिटिशन क्या होता है, इलेक्शन पिटिशन बेसिकली एक तरीके की लीगल रेमेडी होती है जो किसी भी वोटर या कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है अगर उसे ऐसा लगता है कि इलेक्शन में किसी न किसी तरीके की घोटालेबाजी हुई है और उसकी वजह से वो इलेक्शन हारे हैं। ये जो इलेक्शन पिटिशन होती है आपको उसी स्टेट के हाईकोर्ट में सबमिट करनी होती है जिस स्टेट में आपकी कंस्टिट्यूएंसीज आती हैं, प्लस जिस दिन उस इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके 45 डेज के अंदर अंदर ही आपको ये पिटीशन डालनी होती हैं। प्लस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि हाईकोर्ट के पास अगर किसी भी तरीके का ऐसा केस आता है तो 6 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना उस पर ज़रूरी है। अब आप पिटीशन डालोगे क्यों, अगर आपको लगता है कि करप्शन हुआ है इलेक्शन में, रिश्वतखोरी हुई है, फोर्स किसी को किया गया है वोट डालने या न डालने के लिए, रिलीजन, रेस या कम्युनिटी या लैंग्वेज
के बेसिस पे भड़काया गया है किसी को, नॉमिनेशन में जो डॉक्यूमेंट्स डाले थे वो गलत है, काउंटिंग प्रोसेस गलत है, दुनियादारी की चीज़ें, ये सारे के सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैंक्ड चॉइस वोटिंग। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे वोट डालते हैं ईवीएम मशीन में, ठीक है ना, तो हमारे सामने कैंडिडेट बने होते हैं 1 2 3 4, तो हमने जैसे 3 में डाल दिए तो 1 में वोट डाल दिए, खत्म। रैंक्ड चॉइस वोटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए आपके सामने 4 कैंडिडेट हैं A B C D, तो इसमें अगर मान लीजिए मुझे B को वोट देना है तो मैं 1 लिखूंगा। अब ये मेरा प्रेफरेंस है इसलिए मैंने 1 लिखा, अब मुझे सेकंड प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे D को मैंने 2 लिखा, C को मैंने 3 लिखा और एंड में A को मैंने 4 लिखा। तो क्या हुआ, मैंने प्रेफरेंस दी है कि मेरे को ये पसंद है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, और ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जो बेसिकली मेजॉरिटी की जो कलेक्टिवनेस है वो काफ़ी हद तक ना एक्यूरेट हो जाती है, काफ़ी फेयर हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बट ठीक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि 4 कैंडिडेट हैं आपके, अगेन A B C D, तो कोई कैंडिडेट तभी जीतेगा अगर किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिले, दैट मीन्स मिनिमम अगर उसको 50% प्लस 1 वोट मिला है। अब मान लीजिए कि अगर कोई ये राउंड 1 है, मान लीजिए कि किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, तो फिर क्या होता है, राउंड 2 होता है। तो राउंड 2 में ये देखा जाता है कि किस कैंडिडेट को सबसे कम वोट है। मान लीजिए कि जो D है इसको सबसे कम वोट मिले 9%, तो अब इसका क्या करेंगे, ये D के वो वोट हैं 9%, जिसको 9% लोगों ने पहले नंबर पर रखा था, तो ये तो बाहर हो गए। तो अब इन लोगों ने जिन्होंने D को पहले नंबर पर रखा था, उन में से कितने लोगों ने सेकेंड नंबर पर किसको रखा है, ये देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 9 में से 5% लोगों ने A को सेकंड नंबर पे रखा, 2 ने B को सेकंड नंबर पे रखा और 2% ने C को सेकंड नंबर पे रखा। तो A के पास कितने आए, 5%, तो ये A के पास 5% जुड़ जाएंगे और B और C के पास यहाँ पर 2% चले जाएंगे। वेरी सिंपल। तो सेकंड राउंड में हो सकता है कि कोई किसी को 50% प्लस 1 मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो फिर वो थर्ड राउंड में जाता है। जब तक वो 50% प्लस 1 वोट नहीं हो जाता तब तक वोटिंग चलती रहती है। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है इंडिया का वैसे ही होता है, प्लस राज्यसभा इलेक्शन भी ऐसे ही होता है। ये जो मेथड है ये ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, माल्टा, नदर्न आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड में यूज की जाती है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो न्यूयॉर्क सिटी में अभी जो मेयर के पोल्स हुए थे वो रैंक्ड चॉइस वोटिंग के बेसिस पर ही हुए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013। इसको बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज CBDT ने इसको नोटिफाई किया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रीब्यूशंस रिसीव करती है, और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस स्कीम का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लीजिए कि कोई कंट्रीब्यूशन किसी को मिला है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, ठीक है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो एक सेट होना चाहिए ना, तो उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। इलेक्टोरल ट्रस्ट की कुछ कंडीशंस भी हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट में कोई फॉरेन सिटीजन कभी पैसा नहीं दे सकता, प्लस अगर किसी से पैसा मिला है उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को, या उस इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, तो ये दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि जो परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट है, 3 करोड़ के फंडिंग का मामला आया था उनसे रिलेटेड, और इनको जो 3 करोड़ की फंडिंग है वो बिरला कॉर्पोरेशन से मिली थी 2019-2020 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। अब ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो कंट्रीब्यूशन मिला है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया है, और अननेम्ड पॉलिटिकल पार्टी को फिर ये डिस्ट्रीब्यूट बाद में कर दिया गया था, राइट। तो जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसने ये बोला है कि अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रूट लेते हो कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अगेंस्ट भी जाता है और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अगेंस्ट भी जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। सी, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 रुपये देने, ठीक है, तो मैं SBI के पास जाऊंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से वो मैं उसको कंट्रीब्यूट कर दूंगा, और ये जो बॉन्ड है ये SBI इशू करता है, और इसका इंश्योरेंस भी होता है 15 दिन का। जिस दिन वो बॉन्ड इशू हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अगर पैसा इधर उधर हो गया तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। आप 10 करोड़ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जुडिशरी। कन्वेंशनल क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिशनल या जो इलीगल बिहेवियर होता है कुछ लोगों का कि क्राइम करते ही रहना है, बस चाहे जो हो जाए क्राइम करते रहेंगे, वो एक बेसिकली उनका हैबिचुअल बिहेवियर, इलीगल बिहेवियर या ट्रेडिशनल बिहेवियर या कन्वेंशनल क्राइम्स के नाम से उसको जानते हैं। इसमें मर्डर, रेप, रॉबरी एटसेट्रा सब आ सकता है। साइबर क्राइम जो है वो भी एक तरीके का कन्वेंशनल क्राइम ही है, बस हाई टेक डिवाइसेस के साथ होता है। पढ़े लिखे लोग बस ये क्राइम करते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो UAPA के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके अंडर जो टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, उसको बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, हर क्रिमिनल जो है, हर टेररिस्ट क्रिमिनल होता है, करेक्ट बात है, लेकिन हर क्रिमिनल टेररिस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हर क्रिमिनल पे आप UAPA एक्ट लगा दोगे, वो गलत है। अब UAPA एक्ट क्या होता है अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछले कुछ महीनों का द हिंदू का कंपाइलेशन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रेक्यूजल पे। बेसिकली क्या है कि एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कोई केस आया है और सुप्रीम कोर्ट के जज को ये लगता है कि यार ये केस तो मुझसे रिलेटेड है, सामने वाला लॉयर तो मेरा दोस्त है या फिर जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो तो मेरा रिश्तेदार है। तो क्या वो जज कभी भी सही डिसीजन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, वो किसी न किसी के फेवर की तरफ हो जाएगा। तो वो जज क्या करता है इस सिचुएशन में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए खुद को उस केस से अलग कर देता है। उसे हम लोग जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रेक्यूजल कहते हैं। अब ये रेक्यूजल क्यों होता है? मान लीजिए अगर जज को लगता है कि वो किसी एक के पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में बायस हो सकता है, या फिर जज का खुद का कोई इंटरेस्ट रहा उस सब्जेक्ट मैटर में, या फिर उस केस में जो बंदा कोई है वो उसके कोई रिलेटिव हो या जान पहचान का हो, या फिर उस जो लॉयर वो केस लड़ रहा है उसके कोई बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस उस जज के साथ रहे हों। आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं सारी की सारी इसमें आ सकती हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंदिरा बनर्जी ने एक केस से खुद को अलग कर लिया। बंगाल में इलेक्शन के बाद वायलेंस हुआ था, वहाँ पर 2 बीजेपी एक्टिविस्ट को मार दिया गया था, तो उनकी फैमिलीज जो थी केस के लिए आई हुई थी, तो इंदिरा बनर्जी ने खुद को उस केस से अलग कर दिया। हो सकता है कि कोई कनेक्शन रहा हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिफ्टिंग हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। देखिए ऐसा है कि जो हाई कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन है अगर आपको चेंज करना है तो आप पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन गोवा तक जाता है, दैट मीन्स गोवा का भी जुरिस्डिक्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आएगा। अब मान लीजिए गोवा बोलता है कि हमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहना, हमें गुजरात हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहना, तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास हो सकता है। आर्टिकल नंबर 241 भी हमें कहता है दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ कंस्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप ने बेसिकली प्रपोजल रखा है कि हम अभी केरला हाईकोर्ट के अंडर आते हैं तो हमको केरला के साथ नहीं रहना, हमको आप कर्नाटक हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाल दो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। भसन 4, इसे हम लोग फ्लोटिंग आइलैंड या चारपिया या फिर थेंगार 4 आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक आइलैंड है, बांग्लादेश में हटिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये एक आइलैंड है। यहाँ पर बहुत साइक्लोन्स आते हैं, 20 साल पहले ही इस आइलैंड को बनाया गया है। यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और मेनलैंड से भी काफ़ी दूर है, और यहाँ पर रोहिंग्यास को रखा गया है। तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रोहिंग्या जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो लिविंग कंडीशन है इस आइलैंड की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब रोहिंग्यास क्या होते हैं, कहाँ की माइनॉरिटी है, म्यांमार मुस्लिम माइनॉरिटी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आप द हिंदू में पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यू कैन सी द मैप हियर, ये रहा आपका ये वाला दिस वन भसान 4 आइलैंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 चाइल्ड पॉलिसी पे। चाइना ने बेसिकली 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो चाइना में पहले था कि एक ही बच्चा पैदा करना है, फिर 2 बच्चे का हो गया, अभी फिर वो 3 बच्चे का हो चुका है। चाइना ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी रिलैक्स किया था जो 1980 में इम्प्लीमेंट हुई थी। अब जो बाकी जो इसका कंटेंट है इस न्यूज़ का कि क्रिटिसिज्म क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो मेंस का कंटेंट है, इसलिए इस नोट्स में इसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस करंट अफेयर में हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपर्चर्स, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी होती है जो यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे काम करती है, और UNHRC स्पेसिफाई करती है ह्यूमन राइट्स
वाले यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है वो स्पेसिफाई करती है कि किस कंट्री पे काम करना है या फिर किस मैंडेट पे काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो काम कर रहे हैं यूएन के बिहाफ पे, इनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17+1 इनिशिएटिव 2012। ये एक चाइना लेड फॉर्मेट है जो बुडापेस्ट में 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन एम ये था कि जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं, और जो चाइना है, उनके बीच का जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अब कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए इसका मतलब है कि ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, वही पुरानी चीज़ें, राइट। अब ये चाइना और ये जो CEE बॉडीज़ हैं, ये मिलकर क्या करती थी कि ब्रिज, मोटरवे, रेलवे लाइंस, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बनाती थी। इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 12 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, प्लस 5 इसमें बाल्कन स्टेट्स के मेंबर हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस 17+1 मैकेनिज्म से लिथुआनिया ने खुद को बाहर कर लिया और ये बोला है कि ये जो ग्रुपिंग है ये कोऑपरेशन के लिए बनी थी, लेकिन चाइना अब इसको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। वही चाइना की पुरानी आदत, जहाँ जाएंगे राजा हम ही बने रहेंगे, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है, राइट। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके 17+1 मेंबर्स हैं। जो ब्लू वाले हैं वो EU के मेंबर्स हैं और ये जो येलो वाले हैं ये नॉन EU मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये UNFCCC में का जो कोपेनहेगन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 2009 में, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बना था। इसमें टोटल 29 मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर एक है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया और UK ने मिलकर बेसिकली इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की है। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव जो 12th इनकी मीटिंग हुई थी वहाँ पर। अब ये डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव IDDDI क्या है, ये बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके आता है और कोशिश करता है कि जो लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल है हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। फंक्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कार्बन असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज करना है या फिर लो कार्बन प्रोडक्ट जो है उनका डेवलपमेंट करना है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इसमें साथ में आएंगे तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। और मेंबर्स इसके कौन कौन है, UK, इंडिया, जर्मनी और कनाडा। IDDI की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो 2013 में हुई थी, 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। रियली सॉरी फॉर दैट। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसकी जो 8th मीटिंग है, जिसे हम लोग INI इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव 2020 के नाम से भी जानते हैं, बर्लिन में ये होनी थी लेकिन पैंडेमिक की वजह से हो गई ये कैंसिल। और ये 2 बॉडीज़ की स्पॉन्सरशिप के अंडर काम करती है, साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये क्या करती है, जो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ ये डील करती है और साइंटिफिकली सबको साथ में लाने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो फ्यूचर हॉलिस्टिक मैनेजमेंट है रिएक्टिव नाइट्रोजन का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जो फ्यूचर अर्थ हैं वो भी इसके सस्टेन्ड पार्टनर हैं। अब एसेंशियल क्यों है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्यों है नाइट्रोजन? हमको पता है कि प्लांट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 78% जो है ड्राई एयर का वो अर्थ में नाइट्रोजन ही है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या फिर डी नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव होती है और प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इसको रिएक्टिव में कन्वर्ट कर देते हो तो ये नाइट्रोजन का काफ़ी यूज़ हो सकता है, राइट। ये अगेन उसके बारे में छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है। वही लेग्यूमिनस प्लांट्स और नाइट्रोजन का क्या रिलेशन होता है जो हम लोगों ने 7th क्लास की NCERT में पढ़ा है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। ये नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर का आप चाहें तो सर्कल समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आई एम श्योर आपने 9th या 10th क्लास की NCERT में भी इसको पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी उसी क्लास में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग CEO वाटर मैंडेट। ये एक यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है। इसमें बेसिकली इट डिमॉन्स्ट्रेट्स कमिटमेंट्स एंड एफर्ट्स टू कंपनीज टू एनहांस देयर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंडा। कंपनीज को बोला जाता है कि आपका जो वाटर सैनिटेशन एजेंडा है उसको आप सही करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर,
ठीक, वेरी इजी। अब यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव 2000 क्या है वो देख लेते हैं। ये एक नॉन बाइंडिंग यूएन पैक्ट है एंड अगेन ये सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलप या अडॉप्ट करने के लिए जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको इंकरेज करने की कोशिश करता है एंड इट इज़ प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज़ आई फैमिला। इसे इंटरपोल ने, जो इंटरनेशनल पुलिस है, उसने लॉन्च किया है ये, और जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं उनके ग्लोबल डाटाबेस को बेसिकली ये कलेक्ट करता है और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और इसमें जो फैमिली डीएनए है वो इसमें ऑब्वियसली साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील। ये बेसिकली डील क्या करती है कि जो कंपनीज टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं उसको ये काउंटर करती है, और ये कोशिश करती है कि जो कंपनीज हैं वो जिस कंट्री में काम कर रही हैं, जिस कंट्री में बिजनेस कर रही हैं, उसी कंट्री में ये टैक्स पे कर सकें। और ये इट ऑल्सो कमिट्स स्टेट्स टू अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ मिनिमम 15%, जिससे कि जो अंडरकटिंग है, कंट्रीज जो अंडरकटिंग करती हैं एक दूसरे के साथ, उसको अवॉइड किया जा सके। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील है, इसको G20 की जो नेक्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होगी उसमें दोबारा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उसमें और डिटेल्स आएंगी एंड देन हम उसे आने वाले करंट अफेयर्स में फिर से कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑपरेशन पेंजिया 14। इसमें जो फेक ऑनलाइन फार्मेसीज हैं उन्हें बंद किया जाएगा, और ये इंटरपोल इसको कोऑर्डिनेट कर रही है कस्टम एंड हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, जो अलग अलग 92 कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल सल्वाडोर पर। ये एक कोस्टल कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, और ये दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को लीगली इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न इश्यूज हैं, वो ये हैं कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है वहाँ पर किसी भी तरीके की सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, जैसे इंडिया में है ना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बिटकॉइन को आप लीगल कर रहे हो और रेगुलेटिंग अथॉरिटी आपके पास है नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, एनर्जी कॉस्ट, वोलेटिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। आप यहाँ पर मैप में ये देख सकते हो, आपका सेंट्रल अमेरिका का मैप है, ये एल सल्वाडोर, और बड़े मैप में आप चाहो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अटलांटिक चार्टर। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर जॉइंट डिक्लेरेशन किया था। इसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो चुका है तो अब हमें किस तरीके का विजन रखना है। यूनाइटेड नेशन का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो सके, उसके इस्टेब्लिशमेंट में भी ये पहला की स्टेप इसे माना जाता है। अब उस टाइम पे जो अटलांटिक चार्टर हुआ था यूएसए और ब्रिटेन के बीच में, उसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया था कि किसी भी तरीके का जो टेरिटोरियल गेन है हम लोग वॉर से नहीं लेंगे, मतलब हमने किसी कंट्री को हरा दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़मीन हम लोग ले लेंगे, या फिर अगर हम किसी भी तरीके का टेरिटोरियल चेंजेस नहीं करेंगे अगर वहाँ के लोग, उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग ये नहीं चाहते हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या वर्ल्ड वॉर से पहले वहाँ पर अगर कोई सेल्फ गवर्नमेंट चल रही थी तो उसको भी हम लोग रीस्टोर करने में सपोर्ट करेंगे, प्लस लोगों को ये राइट देंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट को खुद से चुन सकते हैं, राइट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वो जो यूएसए और यूके का जो अग्रीमेंट हुआ था अटलांटिक चार्टर वाला, उसको अब दोबारा से एनालाइज किया जा रहा है और एक नया अटलांटिक चार्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब वही आज की डेट के हिसाब से डेमोक्रेसी जो है मेंटेन करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ को डिफेंड करेंगे, ओपन सोसाइटीज़ को प्रमोट करेंगे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो ये जो क्यूएस है दैट इज़ क्वेकरली साइमंड्स, ये ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट हैं। इन्होंने अपनी 18th एडिशन जो है उसको लॉन्च किया है और ये यूनिवर्सिटीज़ को, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रैंकिंग को ये पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका कि ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इकलौती ऐसी रैंकिंग है जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप ने भी अप्रूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएनयू और इसके अलावा दूसरी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्या रैंक है, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इसको पास किया है और इसमें बेसिकली इस बिल में कुलभूषण जाधव जो हैं, जो इंडियन हैं, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनको राइट टू अपील जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और कुलभूषण जाधव को एक काउंसलर भी दिया जाएगा आईसीजे में। बैकग्राउंड इसका ये है कि इंडिया ने आईसीजे को अप्रोच किया था
क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर देने से, लॉयर देने से मना कर दिया था कि वो, ताकि उनके वो डेथ सेंटेंस को चैलेंज कर सकें। लेकिन फिर बाद में आईसीजे ने पाकिस्तान को बोला कि भैया आपको इंडिया को तो काउंसलर देना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि आईसीजे का ये मानना था कि एक तो पाकिस्तान ने जाधव को अरेस्ट किया, प्लस उसको इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया, प्लस आप उसको काउंसलर नहीं दे रहे हो, तो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल जो 36 है काउंसलर रिलेशन 1963 के एक्ट का, उसका ये वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, जिसे हम लोग ADMM प्लस के नाम से भी जानते हैं, ये एशियान की जो कंट्रीज़ हैं और उनके जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं उनका ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन, पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जो 8 इनके डायलॉग पार्टनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, USA हैं। और ये म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक दूसरे के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बढ़ाता है। जो 5 इनके मेन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मिलिट्री, मेडिसिन एटसेट्रा, इन सब से रिलेटेड होता है। और अभी 8th ADMM प्लस मीटिंग हुई थी जिसको ब्रुनेई ने होस्ट किया था। ये आप मैप में देख सकते हैं, दीज आर दी ADMM मेंबर्स एंड दीज आर ADMM प्लस मेंबर्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज चाइनाज स्पेस स्टेशन। जो त्यांगोंग है वो, उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है एटलीस्ट 10 साल के लिए। और ये जो इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है चाइना का, त्यांगोंग, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। उन 3 मेजर कंपोनेंट्स में से एक मेजर कंपोनेंट है तायान, राइट। तो ये उस सेल्फ डेवलपमेंट स्पेस स्टेशन का ही पार्ट है, राइट। और ये जो स्पेस स्टेशन है ये अर्थ सरफेस के 350 से लेकर 450 किलोमीटर के अबव लो अर्थ ऑर्बिट पे ये स्टैब्लिश किया जाएगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो शेंजू 12 है, जो मैंड स्पेसशिप है, उसने इस तायान के ऑर्बिटल कैप्सूल में एंट्री कर ली है। ये आप इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार जब वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, जिसे हम लोग DLDD कहते हैं। इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने कंडक्ट किया था। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उससे लड़ा जाए और जो हेल्दी लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीस्टोर और रिवाइव किया जाए। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस UNCCD के जो 14th सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे। UNCCD 1994, वैसे तो डिटेल में इसको PT 360 में कवर कर लिया गया, बट थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ। PT अगर एनवायरनमेंट का आप देखेंगे तो उसमें आपको ये कवर्ड मिलेगा। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट लैंड मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करता है। और ये इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जिसकी जो रिकमेंडेशन है वो रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से ली गई थी और लीगली इसको बाइंडिंग किया गया था। ये जो UNCCD है ये एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज, जिसको हम लोग ड्राईलैंड बोलते हैं, जो काफ़ी वल्नरेबल इकोसिस्टम माना जाता है, उन पर ये फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज TIWB प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने भी इसका सपोर्ट किया है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको टैक्स ऑडिट की नॉलेज दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन की जो स्किल्स हैं वो उनको सिखाया जाए और रियल टाइम लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इसमें इंप्लीमेंट की जाएगी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपना टैक्सेशन संभालने में ईजी होगा, तो इकोनॉमी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि भूटान ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के साथ। 24 मंथ्स का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहेगा और इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बिल। इसे स्पेन की पार्लियामेंट ने, जो भी उसका नाम हो, आई एम रियली सॉरी आई डोंट नो दैट, उसने पास किया है। इसमें बेसिकली प्रोविजन ये है कि 14 साल से उम्र के जो ज़्यादा के लोग हैं उनको लीगली ये राइट दिया गया है कि आप अब अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो बिना मेडिकल डायग्नोसिस के और हार्मोन थेरेपी के। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी को भी अपना स्पेन में जेंडर चेंज कराना होता था तो 2 साल तो पहले हार्मोन थेरेपी में जाते थे, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता था लोगों का, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया, आप डायरेक्ट अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 से लेकर 61 है, मतलब 59 में ये साइन हुई थी लेकिन इंप्लीमेंट हुई 1961 में। इसमें डिसाइड किया गया था कि जो अंटार्कटिक कंटिनेंट है उसको हम लोग एक डीमिलिटराइज जोन
डिक्लेयर करेंगे, मिलिट्री वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम किया जाएगा। जो 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे वो फॉलोइंग्स थे: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, कोरिया, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। आज की डेट में 54 मेंबर्स हैं इसके। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, उसका हेडक्वार्टर है। और नॉर्थ और इसमें जो अंटार्कटिका कंटिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी वो भी डिसाइडेड है। 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड से नीचे जो भी आपको लैंड या आइस शेल्फ मिलता है उसके साउथ में, 60 डिग्री के साउथ में, वो आपका अंटार्कटिका कंटिनेंट कहलाएगा। प्रोविजन इसके वही हैं कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे, और ये जो टेरिटरी है वो न्यूट्रल रहेगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है चलेगा अंटार्कटिका में, प्लस जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनको एक्सचेंज किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा एक दूसरे से। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस अंटार्कटिका ट्रीटी की अभी अभी 60th एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज AFTF। 1989 में ये बना था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे G7 के इनिशिएटिव से इस्टेब्लिश किया गया था। OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस का, उसी की बिल्डिंग में इसका सेक्रेटरीट है। 39 मेंबर्स हैं इसके टोटल, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। रोल्स क्या हैं इसके कि जो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं उनमें जो रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं वो लाने के लिए उनमें पॉलिटिकल विल डेवलप किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए। जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोका जाए, और मास डिस्ट्रक्शन होता है जिन वीपन से, उनकी भी जो फाइनेंसिंग है वो ख़त्म की जाए। इनकी दो इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। वो कंट्रीज जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या फिर टेररिस्ट कंट्रीज कहलाती है, जिन्हें हम लोग NCCT कहते हैं, उसको इस ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और बेसिकली जो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में जाती हैं इसका मतलब ये है कि ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं। एक ग्रे लिस्ट भी होती है। ग्रे लिस्ट में हम उन कंट्रीज को डालते हैं जहां पर जो कंट्रीज बेसिकली एक तरीके से सेफ प्लेस होती हैं टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो एक तरीके की वार्निंग होती है कि अगर आप नहीं सुधरे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल देंगे। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है वैसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFC-IOR। 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो रीजनल कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम इश्यूज हैं, समुद्र से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये बॉडी काम करती है। 22 मेंबर्स हैं इसमें टोटल, और 9 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इंडियन नेवी का जो IFC-IOR है वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है। अब ये लाइसेंस ऑफिसर क्या होता है, ये बेसिकली फुल टाइम बेस्ड होता है उस सेंटर पर, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये डायरेक्टली काम करता है कि जो रीजनल मैरीटाइम इश्यूज हैं इंडिया और UK के बीच में, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चाइनाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन तिब्बत। ये पहली फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन है जो तिब्बत के हिमालयन रीजन में चलेगी, और जो तिब्बत का प्रोविंशियल कैपिटल है लहासा, उसको ये कनेक्ट करेगी नीमची के साथ। इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी नज़दीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश, हियर इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, और ये नीमची है जो काफ़ी नज़दीक है। तो चाइना का बेस ना बन जाए आगे चलकर, यही कंसर्न है बस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूज़ पे, दैट इज़ USA एक्ट्स बिल्स फॉर टेक जाइंट्स। US ने बेसिकली 6 बिल्स को पास यहाँ पर किया है। जो जाइंट टेक्स हैं उसके कहीं ना कहीं बिजनेस के मॉडल्स को ये चेंज करेगा, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल। इसमें बेसिकली क्या है कि अपने ही प्लेटफॉर्म पर जो कंपटीशन क्रिएट करते हैं बिग टेक कंपनीज, उनको ये रोकने की कोशिश करेगा। अब ये जो बिल्स हैं ये बेसिकली एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी से रिलेटेड हैं। अब ये एंटी ट्रस्ट क्या होता है? एंटी ट्रस्ट एक अमेरिकन टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है, उसको रोका जाए। जैसे कि मोनोपोली हो गया, ठीक है, तो मोनोपोली भी एक तरीके की अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस होती है, इसे हम लोग एंटी ट्रस्ट कहते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एंटी ट्रस्ट, आई एम सो सॉरी, दिस इज एंटी ट्रस्ट। तो ये जो बिल्स हैं इस एंटी ट्रस्ट को देखेंगे। अब बिल्स और एक्ट्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक है प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। ये जो बिग टेक कंपनीज हैं जो कभी कभी छोटी कंपनीज को खरीद लेती हैं, जो उनके राइवल्स होते हैं, उनको यहाँ पर रोकेगा। इसके अलावा एंडिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज एक्ट, ये बेसिकली कंपनीज को अपने ही प्लेटफॉर्म पे बिजनेस, जो अनहेल्दी बिजनेस होता है, उसको करने से रोकेगा। जैसे कि अमेजॉन जो है अपने ही ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बेचता है, और जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अमेजॉन जैसी कंपनी के साथ कम्पीट करना।
राइट। इसके अलावा ये 4 बिल और हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एट अ ग्लांस वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज फुकुओका ग्रैंड प्राइज। 1990 में इस प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया था। जो लोग एशियन कल्चर के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है। इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ 2021 में इनको ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट आते हैं, ईरान फॉरबिड्स टू शेयर न्यूक्लियर साइट इमेजेस विद IAEA। सी, ईरान की न्यूक्लियर डील की जो प्रॉब्लम है हम सभी को पता है। 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी और ये कहा गया था कि जो ईरान है अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उसका रोक देगा, लेकिन फिर 3 साल पहले USA ने ये जो डील है वो कैंसिल कर दी और ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। तो सीधी सी बात है कि जब ईरान पे सैंक्शन लग गए और USA ने डील तोड़ दिए तो फिर ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है वो दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, इस पूरी की पूरी सिचुएशन के साथ क्या हुआ कि ये जो डील हुई थी ईरान और बाकी 6 मेजर पावर्स के बीच में, उनके बीच में जो डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो अब ईरान ने इस डील को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान ने बोला कि अब हम अपने न्यूक्लियर के जो साइट्स हैं, इमेजेस हैं, वो शेयर नहीं करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA क्या होता है, PT 360 के इंटरनेशनल रिलेशन में डिटेल में कवर किया है, आप जाइए वहाँ पढ़िए। और ईरान की न्यूक्लियर डील क्या है 2015 की, उसको भी द हिंदू में अच्छे से कवर किया है पिछले वीडियोज़ में, डू स्टडी दैट। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इसको USA ने पास किया है और ये अपनी तरीके का एक ऐसा लॉ है जो बेसिकली इंटरनेट पर भी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। अब ये वाला जो एक्ट है DMCA, ये 1996 की जो 2 ट्रीटीज़ हैं जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था उसको ये इम्प्लीमेंट करता है, उसको वॉच करता है। एक तो कॉपीराइट ट्रीटी और परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। इसके अलावा इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन ये देता है डिजिटल कंटेंट को, कि भाई किसी का कोई ओरिजिनल कंटेंट है तो सामने वाला कोई चुरा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये एजेंसी वहाँ पर बीच में सामने आ जाएगी। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर जो हैं उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, राइट। और वो इसी के एक्ट के तहत किया गया था और बोला गया था कि वायलेशन किया है आपने इस एक्ट का वगैरह वगैरह। WIPO एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं आप PT 360 में जाकर देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो PT 360 है उसमें GI टैक्स के बारे में पढ़ाया गया और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के बारे में पढ़ाया गया। यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेहतान डैम। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो साउथ वेस्टर्न चाइना में है और ये जो यांगसे रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जिनशा रिवर, उस पर ये बना हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो भी चाइना का है और वो भी सेम नदी पर ही बना है जिसे हम लोग 3 गॉर्जेस डैम के नाम से जानते हैं। ये डैम है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमी पे। नेगेटिव इंपोर्ट्स लिस्ट पॉलिसी 2020। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें ये बोला गया इस पॉलिसी के अंदर कि जिन जिन प्रोडक्ट्स को, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला जाएगा उन प्रोडक्ट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बाहर से नहीं खरीद सकती, बल्कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर ही उनको बेस्ड रहना पड़ेगा। अब जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं, PSUs हमारे, और प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा? गवर्नमेंट बेसिकली जो डिफेंस के आइटम्स हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है और जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये बढ़ाना चाह रही है। तो इससे होगा भी वही कि लोकल डिफेंस इंडस्ट्री भी आगे आएंगी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में नए इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेकंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की है जिसमें 108 आइटम्स हैं, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके पॉजिटिव इंडिजेनिसेशन लिस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम OMSS। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जिसे हम लोग FCI के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस स्कीम के अंडर चावल और गेहूं का जो सरप्लस स्टॉक उनके पास रखा था ऑक्शन के थ्रू उसको बेचा है। अब जब ये जो स्कीम जब हम लोग लाते हैं तो इसमें जो प्राइसेस होते हैं इन ग्रेन्स के वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। प्लस इसमें फूड ग्रेन्स जो है सप्लाई किया जाता है, स्पेशली व्हीट पे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अब ये जो स्कीम है उस ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए यूज़ की जाएगी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग डिजिटल टैक्स पे। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने
6% का इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, जो पहले तो इसको इसलिए यूज़ करते थे कि जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं उनसे टैक्स के नाम पे पैसा लें, लेकिन अब इंडिया ने डिजिटल टैक्स 2020 इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज बेचती हैं उन पर ये टैक्स लगेगा, राइट, और उन्हीं कंपनीज पर लगेगा जिनका जो रेवेन्यू है एनुअल मोर देन 20 मिलियन है। लेकिन एक चीज़ नोटेबल है कि कोई ऐसी फर्म जो ई कॉमर्स फर्म जो इंडियन आर्म के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को बेच रही है उस पर ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था और ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता था। लेकिन 1957 में इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया और आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंडर ही आता है। अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी करता क्या है? बेसिकली क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो होते हैं 1947 के, जिसे हम लोग FERA कहते हैं, उसमें अगर लॉज का वायलेशन होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है ईडी का होता है। अब ये जो ईडी है ये 2 फिस्कल लॉज को इन्फोर्स करती है। नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने करीबन 8,500 करोड़ रुपए के आसपास पब्लिक सेक्टर बैंक को लौटाए हैं। ये वही पैसे हैं जो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेल्थ से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था, ट्रॉपिकल डिसीज, लेकिन ऑलरेडी ये द हिंदू में कवर किया जा सकता है, दोबारा इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। पहला जो टॉपिक है हमारा न्यूज़ है दैट इज रेंगमा नागा। ये एक नागा ट्राइब है जो नागालैंड और आसाम में पाई जाती है। इसके 2 अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। नागालैंड हेडक्वार्टर इसका सेमिन्यू में है और आसाम का जो है इसका करेंगा विलेज में। रिलीजन जो ये फॉलो करती है ये नागा ट्राइब, वो क्रिश्चियनिटी या एनिमिज्म करती है। एनिमिज्म हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शन में पढ़ते हैं। न्यूज़ कंटेक्स्ट क्या है कि जो रेंगमा नागा है जो आसाम के हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर से डिमांड की है कि आप हमको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो प्रोवाइड कर दो, राइट। दे हैव ऑल्सो डिमांडेड टू अपग्रेड कार्बी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल इनटू अ टेरिटोरियल काउंसिल। तो ये 2 इनकी मेन डिमांड है। अब इशू इनका ये है कि जो रेंगमा है वो जो आउटसाइडर्स जो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो अग्रेसिव इन्फ्लक्स होता है, उनके ये हमेशा से ही विक्टिम रहे हैं। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 स्केड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ट्राइबल एरिया था, ठीक है, लेकिन ये टेक्निकली थोड़े से डिफरेंट हैं स्केड्यूल एरिया से। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है स्टेट की उसके अंडर ये आते हैं। गवर्नर कैन मॉडिफाई बाउंड्रीज ऑफ ट्राइबल एरियाज बाय नोटिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि अगर गवर्नर को मॉडिफाई करना है, बाउंड्रीज को आगे पीछे छोटा बड़ा करना है, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज GI सर्टिफाइड मैंगोज। 3 मैंगोज हैं, एक है खिरस्पति और एक लक्ष्मण भोग। ये वेस्ट बंगाल के 2 आम हैं जिनको GI टैग मिला है और बिहार का एक आम है जरदालू, उसको भी GI टैग मिला है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से मैंगोज को यहाँ पर GI टैग जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज वैदिक एजुकेशन बोर्ड एंड संस्कार बोर्ड। इसको राजस्थान ने सेटअप किया है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर हैं उनका नॉलेज बच्चों तक पहुंचे, बाकी लोगों तक पहुंचे, और जो वेद, साइंस और योगा है इनका कनेक्शन जो है वो अच्छे से लोगों को समझ में आए। तुलु लैंग्वेज, अगेन देयर वाज अ न्यूज़, बट अगेन इसको पहले मैं द हिंदू में कवर कर चुका हूँ। आप जून का द हिंदू देख रहे हैं, इट्स वेरी गुड, लेकिन दिसंबर, जैन, फेब, मार्च का द हिंदू भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो कंटेम्प्रेरी इशूज बन चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग NMHC के नाम से जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसको डेवलप किया जाएगा। इंडिया में जो मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर्स हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस ले लीजिए, लोथल सिटी वगैरह, तो ये वहाँ पर टूरिज्म का काम करेगा। अब इस प्रोजेक्ट के लिए पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम लोग NMHC को साथ में डेवलप करेंगे। एज यू कैन सी हियर, ये एक पॉइंट है, इसके अलावा आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर वो टूरिस्ट पूरा जो सेक्टर है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटीज़।
सी ये जो इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी की जो लिस्ट है, साइट्स हैं, आई एम सो सॉरी सोसाइटी आई एम सेइंग, इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के आर्टिकल 11 क्लॉज 4 के अंडर इसमें शामिल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ऐसा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि कौन सी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो अब थ्रेटन है, जो डेंजर में है। मान लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई है, लिस्ट में है, यूनेस्को उसको डालता है, लेकिन किसी न किसी खास वजह से डाला होगा ना वहाँ पे, लेकिन अगर वो यूनिकनेस उसकी वहाँ पे ख़त्म हो रही है तो फिर हम लोग उसको वहाँ से हटा के क्या कर देते हैं, इंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल देते हैं। और अगर किसी साइट को इस इंडेंजर लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर क्या होता है कि उसको फंडिंग दी जाती है और उसको सपोर्ट किया जाता है कि वो उसका जो रिवाइवल है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यूनेस्को ने ये रिकमेंड किया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दोबारा से इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो कोरल डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, दैट इज़ पोसोन। इसे हम लोग पोसोन पोया के नाम से भी जानते हैं। ये श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट हैं उनका एक फेस्टिवल है और 3rd सेंचुरी BC में जब बुद्धिज़्म का श्रीलंका में अराइवल हुआ था तो तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ पे हम लोग, दैट इज़ सोसाइटी। पहली न्यूज़ है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये एक लीगली बाइंडिंग एक्ट है जो अडल्ट चिल्ड्रन पर इम्प्लीमेंट होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मंथली अलाउंस दें। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो मंथली अलाउंसेस मिलने का या मेंटेनेंस का वो भी बहुत तेज़ी से होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स की डेफिनेशन क्या है, स्टेप पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अडॉप्टेड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी होते हैं, सारे के सारे इसमें आते हैं। प्लस इनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी इनके बच्चों का ही काम है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि जो ओल्ड एज होम्स हैं इस एक्ट के अंडर जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, इस्टेब्लिश होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। अब एक और न्यूज़ थी इसकी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, PT 360 में डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी दैट देयर। कास्ट कैटेगरीज फॉर मनरेगा पे। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मनरेगा के अंडर जो वेजेस की जो पेमेंट होती है उसको SC ST और अदर कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए, राइट। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SC ST जो हैं उनके लिए अलग से बजट में पैसा जाता है वेजेस के नाम पर, तो उसका बेनिफिट उनको मिल सके और ये चीज़ हाईलाइट हो सके, इसलिए इसका इस तरीके से ये लिया गया है डिसीजन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेज पेमेंट में डिले हो सकता है क्योंकि अब डिवाइड करना है फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पेमेंट सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज युवा स्कीम। ये एक नेशनल स्कीम है जो यंग ऑथर्स होते हैं उनको इंकरेज करने के लिए, ताकि उनकी जो राइटिंग स्किल से ज़्यादा हो सकें, और 30 साल से जो कम के राइटर्स हैं उनको यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो पॉज करके इसको देख के पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आशीर्वाद स्कीम पे। ओडिशा गवर्नमेंट ने जो अनाथ बच्चे हैं ओडिशा के उनके लिए ये लॉन्च किया है कि उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। वो बच्चे जिन्होंने दोनों पेरेंट्स खो दिए हैं, लॉस ऑफ सिंगल पेरेंट और लॉस ऑफ अर्निंग पेरेंट, तो वो बच्चे, ये 3 कैटेगरी के बच्चे इसमें आएंगे एंड उनको मंथली पेंशन टाइप का मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप। ये बेसिकली मिनिमम वेज किस तरीके से मिलना चाहिए उस पर रिकमेंडेशन के लिए एक टेक्निकल इनपुट दिया था इस एक्सपर्ट ग्रुप ने। बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इन सबको इनको हम सभी लोग जानते हैं। शी वॉज द वेरी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि उनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा। ये एक नेशनल मिशन है जो एलिमेंट्री लेवल पे बेसिकली लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसमें टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, प्लस ये समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आता है। प्लस टीचर्स को इस बात के लिए भी प्रमोट किया जाता है कि आप बच्चों में भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप करो, खुद भी अवेयर हो और अपनी भी स्किल्स को कंटिन्यूसली डेवलप करते रहो। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और NCERT ने इस निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी एंड मैप्स के टॉपिक में। सबसे पहला है लिथोरिया मीरा, दैट इज ये एक चॉकलेट फ्रॉक के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रॉक की एक नई स्पीशी है जो न्यू ग्वियाना रेन फॉरेस्ट में मिली है। यू कैन सी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि चाइना ने फिर से वायरस से रिलेटेड एक और न्यूज़ दी है कि दुनिया का जो पहला ह्यूमन इन्फेक्शन है इसका, इस स्ट्रेन का, वो आ चुका है सामने। अब ये नया स्ट्रेन क्या है, ये ब्लड फ्लू का या फिर जो एवियन फ्लू हम लोग जिसको बोलते हैं उसका ही एक टाइप है। ये ज़्यादातर जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं वर्ल्ड वाइड उनको होता है। डोमेस्टिक पोल्ट्री, अदर बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को भी ये इफेक्ट कर सकता है। बर्ड फ्लू से रिलेटेड एक और एपिडेमिक चाइना में पहले ही आ चुका है, 2016-17 में आया था, जो H7N9 वायरस के बारे में से रिलेटेड था। बर्ड फ्लू क्या है द हिंदू में मैं कवर कर चुका हूँ, और स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स क्या है वो भी मैं द हिंदू में कवर कर चुका हूँ। आप जाकर पिछला वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है सो आप वीडियो पॉज करिए एंड यू कैन रीड दिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटी हेल गन्स पे। ये बेसिकली क्या है कि एक तरीके की मशीन है। इस मशीन में क्या होता है कि शॉक वेव्स जनरेट होती हैं इस मशीन से, और बादलों में जो हेल स्टोन्स डेवलप होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देती है। ठीक है, अब ये एंटी हेल गन्स कैसी होती है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत लंबी होती है, काफ़ी ऊंची भी होती है, और आसमान की तरफ इनका मुंह जो है वो खुला हुआ होता है। तो इस गन को जब फायर किया जाता है तो उसमें एसिटिलीन गैस और एयर का उसमें मिक्सचर होता है। शॉक वेव ये रिलीज करती है, और जो शॉक वेव जिस स्पीड से ये रिलीज करती है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होती हैं। तो ये शॉक वेव से क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बादलों में वो रुक जाती हैं, और ये मतलब हेल स्टोन में वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बदल नहीं पाती। तो पहले क्या होता था कि हेल स्टोन्स वहाँ पे गिरते थे खेतों में, तो उससे फसल बर्बाद हो जाती थी। अब वो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है शॉक वेव्स की वजह से, तो फसल कम से कम बर्बाद नहीं होती है। ठीक है, तो वही है, ये हिमाचल प्रदेश में समर में हमेशा वो सेब की खेती बर्बाद हो जाती थी, इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मशीन इस तरीके से काम करेगी, शॉक वेव निकलेगा यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक कार्बन। ये एक शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, एंड ये काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इट इज़ क्विकली वॉश्ड आउट, क्योंकि अगर आप एमिशन रोक देते हैं तो ये अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और ये ब्लैक कार्बन का बेसिकली एमिशन क्यों होता है, वही सिंपल रीज़न, कंपनसेशन पूरा नहीं हुआ फॉसिल फ्यूल का, बायोफ्यूल का, बायोमास का, उसकी वजह से ये आता है न्यूज़ में। इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है कि जो हिमालयन ग्लेशियर है वहाँ पर ये जो ब्लैक कार्बन है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से जल्दी जल्दी जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल फिर से राइज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सी स्नॉट। ज्योग्राफी में आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा। ये बेसिकली क्या है कि मरीन इकोसिस्टम के ऊपर ना एक कीचड़ की बहुत बड़ी लेयर यहाँ पर बिछ जाती है, लेयर ऑफ मड। ऐसा क्यों होता है कि जो एल्गी हैं, जो मरीन इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, अगर उनको कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशन मिल जाता है तो इस तरीके की लेयर बिछ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्यों हो जाते हैं एल्गी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा हो गई, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, या फिर जो समुद्र का पानी है वो ज़्यादा गर्म हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपने समुद्र में बहुत ज़्यादा बहा दिया, तो उस वजह से क्या होता है कि ये सी स्नॉट बन जाता है। टर्की में जो सी ऑफ मरमरा है वहाँ पर भी ये सी स्नॉट हो रखा है। तो सी ऑफ मरमरा वैसे ब्लैक सी और एगियन सी को कनेक्ट करता है। देखते हैं सी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस अगेन, लंबे वीडियोस में अक्सर ऐसा हो जाता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट कम बैक टू दैट न्यूज़, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यस, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सी ऑफ मरमरा है ये ब्लैक सी और एगियन सी को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, और ये देखिए कीचड़ की पूरी लेयर जो है सी ऑफ मरमरा पे बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एर्गोस्टेमा क्वारेंटीना। ये एक कॉफ़ी फैमिली का नया प्लांट स्पीशी है जो वैगमॉन हिल्स जो है केरला के, वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ है। यू कैन सी दिस। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व, इसे हम लोग पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है ये, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट के अंडर आता है ये। हॉर्नबिल स्पीशीज़ यहाँ पर बहुत पाई जाती है। हॉर्नबिल बेसिकली बर्ड है, आपको पता ही है, वल्नरेबल पोजीशन है इसकी IUCN की लिस्ट में, और ये अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड भी है हॉर्नबिल। लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व के जो वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी, पैसे नहीं मिल रहा था टाइम पे उनको। ये आपका हॉर्नबिल बर्ड, ठीक है, और ये रहा आपका पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का।
चलिए नेक्स्ट आते हैं अडू अटोल, मालदीव्स में है ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आर्किपेलागो की वहाँ पर। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेसिकली बोला है कि इंडियन कंसुलेट जो है वो सदर्न अडू अटोल में अपॉइंट होगा या नहीं होगा, अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये अडू अटोल ये रहा उसकी पोजीशन, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिहिंग पतकाई, इसे हम लोग जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आसाम का 7th नेशनल पार्क है। ये दिहिंग पकाई एलिफेंट रिजर्व जो है उसी का पार्ट है ये, और ये डिब्रूगढ़ और जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है ये। इसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाइज मिलेंगे। टाइगर तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, ये आसाम है ये। और ये इंडिया का सबसे बड़ा लोलैंड रेन फॉरेस्ट का स्ट्रेच है, ये नोटेबल पॉइंट है। और जो नेशनल पार्क्स होते हैं इंडिया में वो IUCN की कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। यू कैन सी दिस, ये रहा आपका नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ट्रीज। महाराष्ट्र ने बेसिकली महाराष्ट्र अर्बन एरिया प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975 में एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया है। इसमें बेसिकली बोला है कि कोई भी ऐसा ट्री जो 50 साल से ऊपर का हो, जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा हो या 50 साल का हो, उसे हेरिटेज ट्री हम लोग बोलेंगे। और कौन सी स्पीशी का रहेगा ट्री वो तो टाइम टू टाइम नोटिफाई होता रहेगा। इसमें ये कहा है कि अगर कोई भी इस हेरिटेज ट्री को काटता है तो उसको जितने साल का वो ट्री था उसको उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, उतने ही प्लांट्स लगाकर। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई 70 साल का ट्री है, किसी ने पेड़ काट दिया तो 70 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे उसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट लगा के छोड़ दिया, नहीं, ये जो 70 प्लांट है वो कम से कम 7 साल तक सर्वाइव भी करने चाहिए, तभी वो कंपनसेशन पूरा माना जाएगा। मान लो अगर कोई 70 प्लांट नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस पेड़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी उस टाइम पे मार्केट में, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। और ट्री अथॉरिटी भी इसमें इस्टेब्लिश की जाएगी लोकल लेवल पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑपरेशन ओलिविया पे। ओलिविया रिडली जो सी टर्टल्स हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है, इन्हें हम लोग पैसिफिक रिडली सी टर्टल्स भी बोलते हैं, जो ओडिशा में भी पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के भी अंडर आते हैं ये, और माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन और साइट्स के अंडर भी आते हैं। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं। यू कैन सी दिस टर्टल, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पायरोस्ट्रिया लालजी। ये बेसिकली कॉफ़ी फैमिली का ही अगेन एक जीनस है जो अंडमान आइलैंड में मिला है, और ये पहली बार है कि ये वाला जीनस जो है इंडिया में मिला है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसकी सिचुएशन IUCN के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तिग्रे क्राइसिस में। इथियोपिया का बेसिकली एक ये स्टेट है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, वहाँ पर फेज़ 5 का फेमाइन कंडीशन आई हुई है। इतनी फेमाइन आई हुई, इतना सूखा पड़ा है कि लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो बस इसके लोकेशन के लिए इसको न्यूज़ में डाला गया है, आप देख सकते हैं, इथियोपिया एंड टिग्रे रीजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम सभी को पता है, ज्योग्राफी के बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ाई है। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली होती क्यों है? व्हेन कोरल पॉलिप्स एक्सपेल एल्गी, जो कोरल पॉलिप्स हैं, जब एल्गी जो हैं अगर कोरल पॉलिप्स से बाहर निकल जाते हैं, और ये एल्गी रहते कहाँ हैं, जो कोरल पॉलिप्स के जो टिश्यू हैं उसके अंदर ही एल्गी रहते हैं, तो अगर वो निकल जाते हैं वहाँ से बाहर तो क्या हो जाता है, कलर खत्म हो जाता है कोरल्स का और ब्लीच हो जाते हैं वो, ठीक है ना। अब वाटर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये होता है, और 90% से ज़्यादा जो कोरल एनर्जी है वो एल्गी ही उसको प्रोवाइड करता है। अगर किसी कोरल की ब्लीचिंग हो गई है तो वो जिंदा तो रह लेता है, लेकिन फिर बाद में वो ब्लीचिंग उसकी होने लगती है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 3 तरीके के कोरल्स के बारे में हमको पढ़ना है। एक है ब्राउन राइस कोरल जो हवाई में है, जो कम्प्लीटली ब्लीच हो गया। एक है ब्लू राइस कोरल जिसने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली, और एक है ब्लू कोरल जिसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ओशन टेम्परेचर का। ऐसा क्यों हुआ? जो हवाईयन ब्लू राइस कोरल है, ठीक है, उसमें जो डीप ब्लू पिगमेंट है जो एल्गी से उसको मिलता है, जिसे हम लोग जू सैंक्थलिन कहते हैं, ये कोरल टिश्यूज के अंदर ही रहता है। और ये कोरल टिश्यूज के अंदर रहने की वजह से ये जो एल्गी है एक तरीके की सनस्क्रीन प्रोवाइड करता है इस कोरल को, और जो पिगमेंट में जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोप्रोटीन, जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उससे कोरल को बचाता है। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट ये देख सकते हैं, अगर कोरल जो है ब्लीचिंग नहीं हुई है तो कोरल इतने सुंदर दिखते हैं, और जब ब्लीचिंग हो जाती है तो फिर ऐसे दिखते हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिटी ऑफ स्पाइडर्स। देखिए जो स्पाइडर्स होते हैं उनके जो टो पैड्स होते हैं, ठीक है, उस मतलब जो पैर होते हैं उनमें जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, सॉरी हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है, हेयर जो होते हैं उनको हम लोग सिटे कहते हैं। जैसे मेंढक हो गया या फिर छिपकली हो गई, उनमें ना बेसिकली स्टिकी या अधेसिव पैड्स होते हैं। तो इन स्पाइडर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो हेयर हैं उनके, उन्हीं की बदौलत ये चिपकते हैं और दीवार पे चढ़ते हैं और काम करते हैं। टाइगर मॉन्टरिंग नाम की एक स्पाइडर है जो सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। 2400 सिटे उसके फीट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा ने मैंग्रोव प्लांटेशन जो है कोस्टल बेल्ट पे शुरू कर दिया है, क्योंकि जो साइक्लोन बहुत आते हैं उड़ीसा में, तो जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं वो बेसिकली मैंग्रोव एक नेचुरल बैरियर का काम करता है और उन साइक्लोनिक विंड्स को कम कर देता है। मैंग्रोव्स को हम लोग हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। ये बहुत छोटे ट्रीज होते हैं जो कोस्टल सलाइन या ब्रैकिश वाटर में पैदा होते हैं और सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज हैं। ये हार्श कंडीशन में भी ये रह लेते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड का जो एरिया है यहाँ पर ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक का, वहाँ पे मैंग्रोव होते हैं। लेकिन जो इक्वेटर के आसपास का 5 डिग्री का एरिया रहता है वहाँ पर मैंग्रोव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव से रिलेटेड एक टर्म भी है विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है कि मैंग्रोव के जो सीड्स होते हैं ना, वो ट्रीज उस मैंग्रोव के पेड़ में ही जर्मिनेट हो जाते हैं गिरने से पहले। मतलब पहले ऐसा होता है कि बीज गिरते हैं देन फिर वो जर्मिनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। सीड्स पेड़ से गिरे उससे पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है मैंग्रोव का? वही वाटर फ्लो कंट्रोल करते हैं, सुनामी हरिकेन्स फ्लड्स को रोकते हैं, साइक्लोनिक विंड्स को रोकते हैं। वहाँ पे फिशेस के लिए जो ब्रीडिंग एरिया होता है वो अच्छा वहाँ पे प्रोवाइड होता है। ये आप देख सकते हैं मैंग्रोव ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। इसे हम लोग बुस्तामी टर्टल या फिर निलोसोनिया निग्रिकेंस के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेश वाटर टर्टल होते हैं। आसाम बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पर ये पाई जाती है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ये। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि टर्टल सर्वाइवल अलायंस ऑफ इंडिया, हेल्प अर्थ और हयाग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी ने एक पैक्ट साइन किया है कि इस स्पीशी को हम लोग बचाएंगे और विजन 2030 का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी इसके लिए लॉन्च किया है। ये टर्टल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन। रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोसिस के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, वेरी सिंपल। और इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट में ये मदद करेगी। आप इसको रेलवे लार्ज शिप्स में भी काम में ला सकते हो। क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल्स हैं ये। डीकार्बनाइज सेक्टर की जो हमारी स्कीम है स्टील केमिकल ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें भी ये मदद कर सकती है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव ब्रिक्स के साथ समिट हुई थी, इंडिया इसका होस्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसने एंकर किया था इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिग्मी हॉक्स पे। ये वर्ल्ड के सबसे छोटे और रेयरेस्ट पिग्स हैं, इंडेंजर्ड हैं और अपेंडिक्स 1 में आते हैं। साइट्स में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये स्केड्यूल 1 में आते हैं। तो ये वेट ग्रासलैंड्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर ये वहाँ पर रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो आसाम में जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर पिग्मी हॉक्स कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और पिग्मी हॉक्स को वहाँ पर रिलीज़ किया गया है। अब ये पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली कोलैबोरेशन है इन सारी बॉडीज़ का, जिसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, आसाम फॉरेस्ट डेवलपमेंट और विग वाइल्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप IUCN आता है। 2025 तक का इनका टारगेट ये है कि 60 पिग्मी हॉक कम से कम मानस नेशनल पार्क में रिलीज किए जाएंगे। यू कैन सी दिस पिग्मी हॉक्स राइट, एंड यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं नेशनल पार्क्स को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद ने रिलीज़ किया है। ये 2018-19 में जो डिग्रेडेड लैंड्स थे उनका स्टेट वाइज जो डाटा है वो प्रोवाइड करता है और इसको वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को ही इसको रिलीज़ किया गया था और ये इसकी थीम है, आप पढ़ सकते हैं। UN लैंड कंजर्वेशन अवार्ड, श्याम सुंदर ज्ञानी जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको ये अवार्ड मिला है फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए। फैमिलियल फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि एक पेड़ है उसकी जो केयर है
वो फैमिली करती है, और जनरेशन वाइज जनरेशन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को देते रहते हैं। इस वजह से जो फैमिली है, वो जो ट्री है, उस फैमिली का क्या बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011, इसको UNCCD COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी 10th नंबर की, उसमें लॉन्च किया गया था। लैंड कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, हर दूसरे साल इसको दिया जाता है, एंड दिस इज द थीम, यू कैन रीड दिस। ओके, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ थोड़ी, तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही बताऊंगा, जो अगर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्ड्राइट पे। ये एक मेटेरॉइड है जो आसाम में गिरा था 2015 में, बाद में इसको डिकोड किया गया इसके कंपोजिशंस को, तो ये पता चला कि इसको हम लोग कॉन्ड्राइट के नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीके का स्टोनी मेटेरॉइड है ये, और स्टडी में ये पता चला है कि अगर हम इसके मिनरल्स की स्टडी करते हैं कॉन्ड्राइट के, तो अर्थ में जो लोअर मेंटल है उससे हमको नए क्लूज मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, बंगाल मॉनिटर, इसे हम लोग कॉमन इंडियन मॉनिटर या के नाम से भी जानते हैं। ये टेरेस्ट्रियल लिजार्ड है, ये स्केड्यूल 1 के अंडर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और लीस्ट कंसर्न है ये। इसे इसके मीट, ब्लड और ऑयल के लिए मारा जाता है। कार्निवोरस है और नॉन पॉइजनस है। यू कैन सी दिस लिजार्ड हियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्रैगन मैन। एक नई तरीके की न्यूज़ आई है, चाइना ने बेसिकली बोला है कि एक एंशियंट ह्यूमन स्कल मिला हमको, जो ह्यूमंस की एक अलग ही स्पीशी से बिलोंग करता है, और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना का जो हार्बिन सिटी है वहाँ पर ये मिला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1.5 लाख साल पुराना लगभग हो सकता है ये। वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, इज पेंटेड लेडी बटरफ्लाई वेनेसा कार्दुई। ये सब सहारन अफ्रीका में पाई जाती है। 12,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर तक के आसपास के इसके राउंड ट्रिप्स होते हैं। लॉन्गेस्ट एनुअल इंसेक्ट माइग्रेशन के सर्किट की ये पार्ट है। ये यूरोप से होते हुए सहारा डेजर्ट सारा कुछ क्रॉस कर लेती है, जो भी इसके वेदर कंडीशन के साथ में आता है। इंसेक्ट माइग्रेशन होता है जैसे ड्रैगन फ्लाई, बीटल्स का, बटरफ्लाई का, लोकस्टिस का। ब्रीडिंग सीजन में ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स जो है माइग्रेट करते हैं, तो इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं, ये इसकी न्यूज़ है। चलिए, फूड एंड न्यूट्रिशन में कोई भी न्यूज़ नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। ये लास्ट हमारा बड़ा टॉपिक है, इसके बाद के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग 5G जनरेशन पे। 5G पता ही है आपको, 4G को रिप्लेस करेगा ये। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा। स्पीड इसकी बहुत अच्छी रहेगी। 3 बैंड्स पर ये काम करेगा, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड पे। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क के कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई मेजर एडवर्स हेल्थ रिस्क नहीं है, बस टिश्यू हीटिंग हो सकती है। टिश्यू हीटिंग मतलब ऐसा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर की वजह से कभी कभी हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं 1G से लेकर 5G तक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नासा मिशन भेज रहा है वीनस पे। 2 तरीके के मिशन भेज रहा है। एक है दाविंसी, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये प्लैनेट के वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। और दूसरा मिशन है वर्तियास, वीनस एमिसिटिविटी, रेडियो साइंस, इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये प्लैनेट के सरफेस को बेसिकली मैप करेगा, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखने की कोशिश करेगा, और ये पढ़ने की कोशिश करेगा कि वोल्केनो और अर्थक्वेक अभी भी होते हैं क्या वीनस पे। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट। जो वन वेब है, जो एक तरीके की LEO सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर है, उसने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं रशिया से। तो ये वन वेब LEO इंटरनेट प्रोग्राम है क्या? ये बेसिकली क्या है कि यूके, अलास्का, नदर्न यूरोप, ग्रीनलैंड और कनाडा और आर्कटिक सी के एरिया में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करेगी। राइट, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके कि 500 से 2000 किलोमीटर अर्थ से दूर ही ये शिफ्ट है, तो ऑर्बिट से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तो जो सिग्नल मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं काइम, दैट इज कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये एक स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप है जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। ये रेडियो के सिग्नल्स रिसीव करता है। राइट, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो काइम है ये रेडियो बर्स्ट का अब लार्जेस्ट कलेक्शन बन चुका है। अब जो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, जिसे हम लोग FRB के नाम से भी जानते हैं, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। क्योंकि काइम से पहले क्या होता था कि 140 बर्स्ट के आसपास ही कवर हो पाते थे, कलेक्ट हो पाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या हैं? इट्स वेरी सिंपल। ये बेसिकली ब्राइट फ्लैशेस लाइट हैं जो रेडियो बैंड से
जो बैंड में जो रजिस्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के होते हैं, वहाँ से जो फ्लैश लाइट्स आती हैं उसे हम लोग फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं। फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए आती हैं, तुरंत वैनिश हो जाती हैं। अब ये आती कैसे हैं, अपीयर कैसे होती हैं, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, अननोन है। नेक्स्ट एक और वीनस का हमारा विजन है, एनविजन मिशन टू वीनस। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वीनस पे जाने का 2030 का। जो एरियन 6 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। 15 महीने लगेंगे इसको वीनस में जाने के लिए, और वही सेम ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरे और वीनस के मिशन रह चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। ये टेक टूरिस्ट टू स्पेस मिशन है, जो ब्लू ओरिजिन है, जो जेफ बेजोस की ही कंपनी है। ये बेसिकली टूरिज्म को यहाँ पर स्पेस तक टूरिज्म को लेके जाएंगे। वर्टिकल टेक ऑफ होगा इसका रॉकेट का, और वर्टिकल लैंडिंग भी होगी, राइट। और इसका जो नाम है शेफर्ड, वो जो फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस गए थे, एलन शेफर्ड, उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। ये बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सेफर ट्रीटमेंट है कोविड-19 के लिए। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी ड्रग्स हैं, ये नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, प्लस अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर कोविड के सिम्टम्स आपको दिख गए, ये तभी काम कर सकता है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। और ये जो ड्रग है, ये इबोला और HIV में भी यूज़ इसको किया जाता है। सो वन साइज फिट्स फॉर ऑल थेरेपी नहीं है। अगर आपको 72 घंटे में सिम्टम दिख गए तो आपको ये मदद करेगा, फेयर इनफ, ठीक है। ये माइल्ड कोविड पेशेंट्स के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीप सी मिशन पे। न्यूज़ इसका ये है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। डीप सी को हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली जैसे ज़मीन पे माइनिंग होती है, वैसे समुद्र के अंदर माइनिंग होगी। तो डीप सी माइनिंग, ओशन क्लाइमेट चेंज, अंडर वाटर व्हीकल्स, रोबोटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इन पे ये सारा का सारा फोकस रहेगा। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। और आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमको वहाँ पर मिलने वाले हैं। अब रिसोर्सेज हैं क्या, उसे हम लोग बेसिकली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं, PMN, जिसे हम लोग मैग्नीज नोड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आलू के शेप के ना बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं जो बेसिकली मिनरल होते हैं। तो आपको कोई वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर मिल जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मैग्नीज, आयरन, निकल या कॉपर, कोबाल्ट का बना हुआ है। व्हीकल्स नीचे उतारेंगे, माइनिंग करेंगे, मिनरल्स ऊपर लेके आएंगे और अपने लिए यूज़ करेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, द हिंदू में से पहले ही कवर किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग BT कॉटन पे। ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। कॉटन में जो बेसिकली पेस्ट होता है, बॉलवर्म, उसको ये कॉम्बैट करने के लिए होता है। और ये इकलौती ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको गवर्नमेंट ने कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए इसको अप्रूव किया हुआ है। एक और चीज़ इससे रिलेटेड है, हर्बिसाइड टॉलरेंस, BT कॉटन, ये इसका एक और मॉडिफिकेशन है, अनादर लेयर इट इज़। प्लांट रेजिस्टेंट है ये, और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बिल्कुल भी अभी तक अप्रूव नहीं किया है। न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि इसका इलीगल कल्टीवेशन जो है वो शुरू हो चुका है। कंसर्न क्या है कि जो ग्लाइफोसेट है उसमें कार्सिजोनिक जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सुपर वीड्स की जो काफ़ी वैरायटीज़ है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन हमको STBT ज़रूरी भी है क्योंकि टाइम भी कम लगता है, पैसा भी बचता है। WHO ने बोल भी रखा है कि इससे कैंसर नहीं होता है। एंड 1 राउंड ऑफ ग्लाइफोसेट स्प्रेडिंग इज नीडेड विथ नो वीडिंग, ठीक है, तो मेहनत भी कम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं MFS-D2A। ये एक ट्रांसपोर्टर है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, जो बेसिकली क्या है कि जो ब्लड में जो ब्रेन ब्लड बैरियर होते हैं उसमें ये ओमेगा-3 को पहुंचाता है। ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है कि ओमेगा-3 को हमको ब्लड तक पहुंचाना है, ठीक है। अब DHA भी एक टर्म है इससे रिलेटेड। DHA क्या होता है, ये बेसिकली ओमेगा-3 फैटी एसिड है, और ये जो ब्रेन की नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप। 1990 में ये बना था। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, और ये इकलौता ऐसा टेलीस्कोप है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सर्विस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि अभी कुछ टाइम से इस हबल स्पेस टेलीस्कोप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोटेक किसान प्रोग्राम। ये फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, इसको बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है साइंस टेक मिनिस्ट्री के अंडर वाला, उसने इंप्लीमेंट किया है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को भी देखता है फार्मिंग में, और लोकल फार्म लीडरशिप को दोनों जेंडर्स में ये प्रमोट करने की कोशिश करता है। और ये कहता है कि ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस बेस्ड फार्मिंग भी आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ये बेसिकली रिसर्च की एक ऐसी फील्ड है जहां पर एक सेफ लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया जाता है और वायरस में म्यूटेशन को लाया जाता है। अब वायरस में म्यूटेशन क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वायरस में जब म्यूटेशन आएगा तो साइंटिफिक को ये स्टडी करने में ईजी हो जाएगा कि ये इन्फेक्शियस डिजीज किस तरीके से काम कर रहा है और जो वैक्सीन्स हैं वो हमको किस तरीके से डेवलप करनी है। फेयर इनफ। तो इसमें हम लोग डेलिबरेटरी अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन लैब, या फिर अल्टरिंग अ जीन, या फिर इंट्रोड्यूसिंग अ म्यूटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये अंडर ही सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आप किसी मीडियम से किसी वायरस को ग्रो करते हो ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग सीरियल पैसेज बोलते हैं। अब रेगुलेशन क्या है इंडिया में? अगर आपको ये वाली चीज़ करनी है, मतलब वायरस को अगर डेवलप करना है वगैरह वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है, तो मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल 1989 एक्ट जो है इसके लिए काम करता है। काफ़ी लंबा एक्ट है, एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी होगा। और बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसने भी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपको इस तरीके के काम करने हैं तो आपके पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग बायोसेफ्टी लैब्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं वेरिएंट्स टू वायरस। वेरिएंट्स क्या होता है कि जब भी कोई वायरस एक से ज़्यादा म्यूटेशन अपना बना लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंट्स। अब वायरस म्यूटेशन क्यों बनाता है? बेसिकली उसको जिंदा रहना है, उसको सर्वाइव करना है, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए वायरस को क्या चाहिए रहता है? होस्ट चाहिए रहता है। तो वायरस जब अपना म्यूटेशन डेवलप करता रहता है तो उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? जब भी कोई वायरस अपने जीन्स में किसी जीन्स के सीक्वेंस में किसी तरीके का चेंज लाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं म्यूटेशन। जैसे जो अपना कोविड वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन कंटिन्यूसली आ रहा है क्योंकि उनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट नया आ चुका है, इसलिए न्यूज़ में ही आया है। ये आप देख सकते हैं वायरस कैसे ग्रो करता है, नया वेरिएंट कैसे बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। इसे हम लोग सिन बायो के नाम से भी जानते हैं। ये साइंस की ही एक ब्रांच है। इसमें नए बायोलॉजिकल पार्ट्स, नए डिवाइस या सिस्टम को इसमें बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज पीटर पैन सिंड्रोम। ये एक तरीके का ऐसा बिहेवियर होता है जहाँ पे आदमी बड़ा ही नहीं होना चाहता। वो बोलता है कि मेरे को बस केयर फ्री लाइफ जीनी है, मुझे किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे फैमिली नहीं संभालनी, मुझे करियर की कोई फिक्र नहीं, यानी वो बड़ा ही नहीं होना चाहता, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक सिंड्रोम होता है। WHO ने बोला है कि कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, बस एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निपा वायरस पे। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में फैल सकता है। ये भी एक आरएनए वायरस ही है और जो हेंड्रा वायरस होता है उसी से ये रिलेटेड है। तो जो फ्रूट बैट्स होते हैं जिन्हें हम लोग फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जानते हैं, उनमें ये निपा वायरस नेचुरली पाया जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या है कि ब्रेन में आपके स्वेलिंग आ जाती है, सीवियर इलनेस भी हो सकती है, माइल्ड इलनेस भी हो सकती है और डेथ भी आपकी हो सकती है। न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर केव है वहां पर जो बैट स्पीशीज पाए जाते हैं उनमें निपा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2-डीडॉक्सी डी ग्लूकोज, जिसे हम लोग 2DG ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंटी कोविड ड्रग है जो DRDO ने डेवलप किया है। इमरजेंसी यूज़ में कोरोना पेशेंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक पाउडर है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। पाउडर मुंह में डालो, पानी पियो, दवाई अंदर। ये वायरस की ग्रोथ को रोकता है। तो अगर आपने इसको ले लिया तो आपका रिकवरी टाइम 2.5 दिन कम हो सकता है। यहाँ तक कि जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी 40% तक कम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जो है उसके बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है। ये किसने स्पॉट किया? लीगो ने, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने इसको स्पॉट किया है। अब ये कोलिजन हुआ है तो इससे क्या हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है।
ठीक है। अब ये जो मैच्ड फिल्टरिंग है ये क्या है, ये वही टेक्निक है जिससे हमको इसके कोलिजन के बारे में पता चला है, और इसी मैच्ड फिल्टरिंग की टेक्निक से ही हमको सबसे पहली बार ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला था। अब ये कोलिजन दोबारा हुआ है तो हमको ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार कैसे बने इसके बारे में भी पता चलने के चांसेस हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी और डिस्कवरी होने के चांसेस हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टार है, सुपर जाइंट स्टार है, तो उसका जो कोर जब कोलैप्स होता है ना तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, और एक बार जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है तो फिर वो हीट जनरेट नहीं कर सकता, एक्टिवली हीट जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार न्यूट्रॉन स्टार बन गया तो फिर से उसका कोलिजन नहीं हो सकता, नहीं, उसका कोलिजन फिर से हो सकता है। और ब्लैक होल के बारे में तो हम सभी को मालूम है कि एक ऐसा स्पेस टाइम रीजन है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि कुछ भी इससे स्केप नहीं होता, पार्टिकल से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक सब उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े से और बचे हैं बस। सिक्योरिटी पे आते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये बेसिकली तीनों सर्विसेज जो हैं हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसकी एक यूनिफाइड कमांड है जो एक सिंगल कमांडर के अंडर ही रहेगी। ठीक है, इन तीनों सर्विसेज का एक कमांडर रहेगा, और हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो पोजीशन है उसको हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। इनका जो कमांडर होगा किसी भी इंडिविजुअल सर्विसेज के लिए यहाँ पे आंसरेबल नहीं होगा। तो शेकातकर कमिटी ने रिकमेंड किया था कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने चाहिए, नदन वाला चाइना के लिए, वेस्टर्न वाला पाकिस्तान के लिए और सदर्न वाला मरीटाइम के लिए। एक एक्सरसाइज है EUNAVFOR एक्सरसाइज, इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, जो गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ बेरबरा के जिसके नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ये रही उसकी मैपिंग, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अग्नि P मिसाइल पे, जिसे हम लोग अग्नि प्राइम मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि DRDO ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और ये जो अग्नि P मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की नई जनरेशन है, एंड इट इज ऑल्सो न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल। इसकी जो रेंज कैपेबिलिटी है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। नोटेबल पॉइंट ये है दैट अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल आर मेन स्टे ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। ठीक है ना, जो कि पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके अंडर आती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अग्नि क्लास मिसाइल की। पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके अंडर आती है, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके अंडर आती है। अब ये जो अग्नि 5 है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM, इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है 5000 किलोमीटर से भी ऊपर। ये जो मिसाइल्स हैं ये अरिहंत क्लास की जो इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है SSBN, उसकी ये मेन स्टे हैं, राइट। एंड INS अरिहंत इज ओनली SSBN इन सर्विस जो K-15 मिसाइल्स को यूज़ करता है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर के आसपास है। आप इसको देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट सीबर्ड। ये इंडियन नेवल का सबसे बड़ा अब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली इंडियन नेवी एक नेवल बेस बना रही है इंडिया में, गोवा के पास जो वेस्ट कोस्ट में जो करवार जगह है वहाँ पर इसका नेवल का कोस्ट बनेगा, नेवल बेस बनेगा। ये वेस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा नेवल बेस रहने वाला है, और स्वेज कनाल के ईस्ट में भी ये सबसे बड़ा नेवल बेस रहेगा। दिस इज द लोकेशन, यू कैन सी दिस। चलिए लास्ट हम लोग आते हैं मिसलेनियस पर। आई एम सो सॉरी अगेन, लास्ट टॉपिक है हमारा मिसलेनियस, बस 4-5 न्यूज़ और, सॉरी। इट हैपन्स एक्चुअली इन लार्जर फाइल्स, या ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, लास्ट टॉपिक हमारा मिसलेनियस पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स SDG। इसको 2018 से ही लॉन्च किया जा रहा है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करती है। स्टेट्स और UT के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए वो देखती है, और डेवलप तो इसको UN ने ही किया है। टोटल 115 इंडिकेटर्स हैं जिसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसका भी इसमें सपोर्ट है। 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, अलग अलग मार्क्स के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं, टॉप 5 पोजीशन इनकी है, बॉटम 5 पोजीशन इनकी है। याद रखने की जरूरत नहीं, अगर याद रह जाए तो वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या होता है? PGI। जितने भी स्टेट्स या UTs हैं उनको 70 इंडिकेटर्स के हिसाब से स्कूल एजुकेशन के बेसिस पर परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको हम लोग रैंक देते हैं। 2 कैटेगरी में इसके इंडिकेटर को डिवाइड किया जाता है, एक आउटकम्स एंड गवर्नेंस और एक होता है मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव क्या है, वही सिंपल कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ टीचर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस जो होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर की अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये आप रैंकिंग देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा HP JK वगैरह वगैरह। ग्रेड शीट भी आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, उसी एक इंडेक्स का एक बड़ा फॉर्म है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसको द हिंदू में, बट इवन देन वी कैन रिपीट इट अगेन। जब भी कोई कंट्री ये डिसाइड करती है कि हम दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन पहले अपने सिटीजन्स को हम लोग वैक्सीन देंगे, प्लस जो कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं उनके साथ प्री परचेस एग्रीमेंट कर लेंगे। मतलब वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लेकिन कंपनी को पहले ही बोल दिया कि बेटा अगर आप वैक्सीन बनाओगे तो आप हमको ही वैक्सीन दोगे। इसे हम लोग वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। अब ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है ना, ये कोई नया नहीं है। 2009 में जब H1N1 फ्लू पैंडेमिक आया था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे देशों ने यही किया था। लेकिन एक और टर्म होती है इससे रिलेटेड, उसे हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होता है कि आप अपने देश के सिटीजन्स को तो वैक्सीन दे रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दूसरी कंट्रीज को भी वैक्सीन जो है प्रोवाइड करवाते हो। और इंडिया इसी तरीके की डिप्लोमेसी को फॉलो करता है, क्योंकि पैंडेमिक जब पीक पे था तो इंडिया ने मेडिसिन किट्स, वेंटिलेटर, मास्क, वैक्सीन सारी दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड की थी। यहाँ तक कि ट्रेनिंग वर्कशॉप भी प्रोवाइड की थी नेबरिंग कंट्रीज को कि आपको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यू डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी। डिफेंस मिनिस्ट्री की ये एक पॉलिसी है। इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अब तक जितने भी वॉर हुए हैं ना, जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑपरेशंस हुए हैं, उनको बेसिकली हम लोग डी क्लासीफाई करेंगे, कंपाइल करेंगे और उनका पब्लिकेशन करेंगे, ताकि जो ऑपरेशन हिस्ट्रीज रही हैं उनके बारे में हमको सब कुछ अच्छे से पता चल सके। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड्स जो पिछले 25 साल के, उनको ऑर्डिनरी डी क्लासीफाई किया जाएगा, और ऐसे रिकॉर्ड जो 25 साल से पुराने हैं तो उनको नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा काम करने के लिए। इसके जो कमेटी हेड रहेंगे वो जॉइंट डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे। मेंबर्स इनके रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज से, एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर्स और मिलिट्री हिस्टोरियंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट्स रिपोर्ट। इसको WHO ने रिलीज़ किया है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 18 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे या फिर बड़े हैं जो ई-वेस्ट डम्प साइट पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क जोन में हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर GMAC न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ गिफ्ट सिटी में। क्यों? ताकि ये MOU से क्या होगा, ये जो GMAC है इसको प्रमोट किया जाएगा, और GMAC जो है गुजरात के मैरीटाइम क्लस्टर का एक पार्ट बनेगा, एंड इट विल बी सेटअप बाय गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इन गिफ्ट सिटी एट गांधीनगर। अब GMAC के फंक्शंस क्या होंगे? बेसिकली जो आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन प्रोसीजिंग से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मैरीटाइम या शिपिंग सेक्टर के होते हैं, उसको ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कमर्शियल और फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं मैरीटाइम से रिलेटेड, उसको भी ये सॉल्व करेगा। अब ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी क्या है? ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के पास में, और ये इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो से शुरू किया जाता है, स्क्रैप से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट। इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS ने रिलीज किया है। रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें एनालिसिस की हैं, जैसे कि साइबर इकोसिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, इकोनॉमिक कंपटीशन या मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, और 7 अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक एंड डॉक्ट्रिन, गवर्नेंस, कमांड, कंट्रोल। ये आप 7 कैटेगरी चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इन 7 कैटेगरी के हिसाब से कंट्रीज को 3 अलग अलग टायर में डिवाइड किया है जो साइबर पावर कहलाती हैं। फर्स्ट टायर में क्या आता है कि फर्स्ट टायर में वो कंट्रीज आएंगी जिनमें ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं उनमें ये वर्ल्ड लीडर हैं। तो USA इकलौती ऐसी इसमें कंट्री है। सेकेंड टायर में बोलते हैं कि जो कैटेगरीज हैं 7 कैटेगरीज, उसमें ये वर्ल्ड लीडिंग स्ट्रेंथ में है कुछ में, राइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इजराइल, रशिया, UK। और थर्ड टायर में वो है कि कुछ कैटेगरीज में स्ट्रांग है लेकिन बहुत सारों में ये वीक भी हैं, तो इंडिया भी इसी में आता है। इंडिया के बारे में एक आ गया कि मॉडेस्ट प्रोग्रेस है लेकिन अभी भी सिक्योरिटी पॉलिसी और इम्प्रूव हो सकती है। सो गाइज, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द जून 2021 फुल कंपाइलेशन वीडियो। आपको ये वीडियो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा। इसके जो PDF हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिनॉप्सिस के वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको द हिंदू के किसी भी वीडियो के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए
तो आप हार्ड कॉपीज़ भी आपको फ्री में मिल जाएंगी, आपको हमारे हेड ऑफिस आना पड़ेगा करोल बाग में। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। इसके बाद आपके जो द हिंदू के बाकी बैकलॉग हैं अप्रैल के, मई या फिर जुलाई के, उसको भी आपकी एग्जाम से पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पीटी करंट अफेयर वीडियो। थैंक यू।